हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th सिविक्स के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम क्या है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो देखिए, ये इस चैप्टर का नाम है और ये चैप्टर जो है आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना ही है। लेकिन इसके पहले एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। जो 3rd नंबर चैप्टर है ना, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन ये जो चैप्टर है ये पिछले चैप्टर यानी कि 3rd चैप्टर से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो आपके लिए चीज़ों को समझना आसान होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको जो सोसाइटी में डिफरेंसेस है, सोसाइटी में उनकी बात की गई है। और यहाँ पर इस चैप्टर में हमें अलग अलग प्रकार के सोशल डिफरेंसेस के बारे में बात करना है। यानी कि जो सोशल डिफरेंसेस हैं, क्या किस प्रकार के सोशल डिफरेंसेस, जैसे कि जेंडर, रिलीजन के आधार पर डिफरेंसेस और कास्ट डिफरेंस। ये सारे डिफरेंस का सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे ये पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस होते हैं, उसका फायदा होता है, नुकसान होता है, सारी चीजें हमें यहाँ पर समझनी है। तो मैं एक बार सजेस्ट करूंगा कि आप जो है 3rd चैप्टर को जरा सा देख ले, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। उस चीज़ को समझ लेंगे, बैकग्राउंड को, तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान होगा। वैसे अगर सिंपली सीधे पढ़ेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, समझा दूंगा। देखिए, ये जो चैप्टर है इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहे तो 1.25x पर या फिर 1.5x पर भी वीडियो को देख सकते हैं, जल्दी आपका वीडियो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आपको 3 प्रकार के सोशल डिफरेंसेस को हम फोकस करने वाले हैं। और इस चैप्टर से जो आपको बोर्ड वगैरह में क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो पूरे एनसीईआरटी को अगर आप लाइन बाय लाइन अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, तैयारी अच्छी तरीके से आप एनसीईआरटी से कर लेंगे, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। साथ ही मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बताते चलूंगा। अब यहां पर यही चीज कहा गया है ओवरव्यू में कि भाई देखो, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं, सोशल डाइवर्सिटी होती है, उससे डेमोक्रेसी को खतरा नहीं होता है, कई बार फायदेमंद होता है, ये वगैरह वगैरह बातें की गई है इंट्रोडक्शन में। अब यहाँ पर देखिए, चैप्टर हम जब शुरू करें तो चैप्टर में सबसे पहले हम एक पहला जो हमारा सोशल डिफरेंस है उसकी हम बात कर रहे हैं। पहला सोशल डिफरेंस क्या है, जेंडर। जेंडर क्या होता है आपको पता होगा, जो लिंग होता है उसकी बात की जा रही है। यानी कि सोसाइटी में आपको जेंडर कौन से देखने को मिलते हैं, मेल जेंडर होता है, यानी जो लड़के वगैरह होते हैं। फीमेल जेंडर, फीमेल जेंडर के अलावा अदर जेंडर्स भी होते हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, या फिर गे होते हैं, लेस्बियन, वो सारे भी एक प्रकार के जेंडर हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखने वाले हैं कि जो जेंडर है उसका और पॉलिटिक्स में इसका क्या एक्सप्रेशन है, किस प्रकार से ये आपस में इंटर रिलेट होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन देखिए, यहां पर जो चैप्टर है उसमें आपको मेनली फोकस करके दिखाया गया है आपको मेल और फीमेल जेंडर के ऊपर। ठीक है, समझ गए। तो अगर हम यहां पर शुरुआत करें तो यहां पर कहा जा रहा है कि देखिए, हम शुरुआत कर रहे हैं जेंडर डिवीजन के साथ। ये एक प्रकार का जेंडर डिवीजन है जो कि एक प्रकार का हायरार्कियल सोशल डिवीजन है, जो कि हर जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पॉलिटिक्स में इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। हायरार्कियल सोशल डिवीजन कहने का मतलब कि भाई कोई ऊपर है और कोई नीचे है। जैसे हमारे सोसाइटी में क्या है, हमारे सोसाइटी में ऊपर कौन है, ऊपर है भाई मेल, नीचे कौन है, फीमेल। अब भाई बोलिएगा कि ये ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो उसका रीजन है कि आप अपने आसपास सोसाइटी में जरा ध्यान दीजिए, तो सारी चीजें जो पावर वगैरह है, सारे डिसीजन मेकिंग होते हैं, वो किसके पास होते हैं, मेल के पास होते हैं। फीमेल के पास ऐसे अधिकार नहीं होते हैं, होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारा सोसाइटी क्या है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। यहां पर सारी चीजें क्या होती हैं, मर्दों की मर्जी से चलती हैं। ठीक है, अब यहां पर कहा जाता है कि हमारा जो सोसाइटी है, हमारे आसपास के लोग हैं, या फिर हमारे, सिर्फ हमारी सोसाइटी की बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया की बात हो रही है। दुनिया में जितने भी सोसाइटी है वहां पर क्या होता है कि जो जेंडर है इसको एक ऐसा सोशल डिवीजन माना जाता है जो कि नेचुरल है और अनचेंजेबल है। यानी कि यहां पर क्या है कि भाई जो घर के बाहर के काम करने वाले काम हैं वो कौन करेंगे, मर्द करेंगे। घर में बच्चों का ख्याल रखना, खाना बनाने का काम कौन करेगा, महिलाएं करेंगी, औरतें करेंगी। और ऐसा माना जाता है कि ये नेचुरल है, ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है,
रियलिटी यह है कि ये नेचुरल नहीं है, बल्कि ये सोशल एक्सपेक्टेशन और स्टीरियोटाइप पर, यानी कि हम जो समाज है उसने ऐसे विचार बना लिए हैं कि भाई बाहर के काम मर्द करेंगे और घर का काम जो है महिलाएं करेंगी, सारे डिसीजन घर के मर्द लेंगे और महिलाएं सिर्फ हाथ बटाएंगी। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का हमारा नेचुरल डिवीजन नहीं है, बल्कि क्या है, सोशल डिवीजन है कि भाई सोसाइटी ने ऐसे विचार खुद में बनाकर रखे हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे है पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। अब यहां पर क्वेश्चन आपका बनता है, आवर सोसाइटी इज स्टिल अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। हमारा सोसाइटी क्या है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसको स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करिए। देखिए अभी तक जो मैंने समझाया आपको उसमें एक दो लाइन समझाए, आप उससे भी चाहे तो अपनी एग्जांपल आसपास के सोसाइटी के एग्जांपल लेकर समझा सकते हैं, लेकिन आगे आपको यहां पर इस पैराग्राफ में और भी कई सारे एग्जांपल मिलेंगे जिससे आप ये क्वेश्चन को आंसर करने पाएंगे। ठीक है, अब यहां पर कहा जाता है कि बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्राउट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज हाउसवर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रेन। देखिए जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, चाहे वो लड़के हो या फिर लड़कियां हो, ये सभी बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है या फिर बताया जाता है कि देखो जो घर में घर का काम काज संभालने का जो जिम्मेदारी है ना, वो किसका है, महिलाओं का है। बाहर का काम करने का जिम्मेदारी किसका है, लड़कों का है। तो ये बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है और इसी वजह से जब लोग वो बच्चे बड़े होते हैं तो उनके मन में भी वैसे ही विचार होते हैं। और ये चीज आपको सोसाइटी में दिखती कहां है, ये सोसाइटी में दिखती है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर के रूप में। यानी कि जो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या, मतलब कि भाई सेक्स के आधार पर, मेल और फीमेल के आधार पर काम को बांट देना। कि भाई जो ज्यादातर फैमिलीज हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर जो महिलाएं होती हैं वो घर के अंदर का काम करती हैं, जैसे कि कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, कपड़े साफ करना, सिलाई वगैरह करना, बच्चों का ख्याल रखना। और वहीं जो मर्द होते हैं, लड़के होते हैं, वो क्या करते हैं, घर के बाहर के काम करते हैं, जैसे कि नौकरी करना, कहीं पर मजदूरी करना, पैसे कमाने का काम मर्द करते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब यह नहीं है, यहां पर आप अगर अपने आसपास ऐसा देख रहे हैं कि भाई सारे घर के काम महिलाएं करती हैं, लड़के जाकर सिर्फ बाहर का काम करते हैं, तो इसका यह थोड़ी मतलब है कि जो मर्द हैं, लड़के हैं, जो मेल हैं, वो घर के काम नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं, मर्द भी चाहे तो घर का काम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं भाई। आप अपने आसपास देखिए तो वहां पर क्या होता है कि जब ऐसी काम होते हैं जहां पर पैसे मिलते हैं, जैसे कि कहीं होटल में खाने बनाने का काम हो गया, कहीं पर किसी ऑफिस में साफ सफाई करने का काम हो गया, तो वहां पर आपको जो लड़के हैं, मेल हैं, वो आपको काम करते हुए मिल जाएंगे एज अ कुक, एज अ स्वीपर, मतलब जो भी काम हो, चाहे वो घर में जो कपड़े साफ करने का काम, सारे काम करते हुए लड़के आपको बाहर मिल जाएंगे। लेकिन घर में वही काम वो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये घर के कामकाज को संभालने की जिम्मेदारी किसकी है, महिलाओं की है। ठीक है, अब इसका यह भी मतलब नहीं है कि जो महिलाएं हैं वो घर के बाहर जाकर काम नहीं कर सकती हैं। भाई हमारे समाज में ज्यादातर महिलाएं घर में काम करती हैं, लेकिन इसका यह थोड़ी मतलब है कि बाहर जाकर कहीं नौकरी वो नहीं कर सकती हैं या वो एबल नहीं है, उनको आता नहीं है, बस उनको एक तरीके से वैसा सुविधा नहीं मिला है। अब एग्जाम्पल में देखिए कि कहां पर हमारे समाज में ही कहां पर महिलाएं बाहर जाकर काम करती हैं। जैसे अगर गांवों में जाएंगे तो वहां पर महिलाएं जो पानी लाती हैं, काफी दूर दूर से, कई किलोमीटर से पानी लाने का काम करती हैं। जंगलों में जाकर फ्यूल और मतलब लकड़ी वगैरह चुनने का काम करती हैं, फील्ड में जाकर काम करती हैं। शहरों में अगर हम देखें तो जो गरीब महिलाएं होती हैं वो डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में काम करती हैं, और वहीं जो मिडिल क्लास की महिलाएं होती हैं वो ऑफिसेज में या फिर कहीं जाकर नौकरी वगैरह करती हैं, ताकि वो अपने घर की जो स्थिति है उसको सुधार सके। मतलब क्या हुआ, मतलब कि यहां पर जो महिलाएं हैं जो कि काम कर रही हैं बाहर, वो एक तरीके से जब काम करती हैं, बाहर जाकर काम करती हैं, तो उनको तो पैसा मिलता है, लेकिन बाद में वापस आकर वो घर का भी काम करती हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब कि भाई बाहर जाकर भी अगर महिलाएं काम करती हैं ना, तो भी उनको घर का जिम्मेदारी संभालना होता है। घर में बच्चों का ख्याल रखना या फिर घर में खाना बनाना, ये सारे काम देखने होते हैं। मतलब क्या, मतलब कि ये है कि भाई जो घर के कामकाज है वो सिर्फ और सिर्फ जो महिलाएं हैं, लेडीज हैं, वही संभालेंगी, लड़के उसको नहीं संभालेंगे, मर्द नहीं संभालेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर जानते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है,
प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो औरत हैं, महिलाएं हैं, वो घर का काम करती हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये जो काम है ना, जो वो घर में करती हैं, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, उसको उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है। ये घर का काम है, इसमें कौन सा बड़ा बात है, घर का काम तो लड़कियों को करना होता है। इस तरीके के लोगों के विचार होते हैं, ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है उस काम का। तो यहां पर देखिए, यहां पर बात है कि जब इस तरीके का लेबर का डिवीजन होता है, उससे क्या होता है कि भाई जो महिलाएं हैं, उनका जो पब्लिक लाइफ में रोल होता है वो काफी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि महिलाएं अपने घर के कामकाज में इतना ज्यादा व्यस्त होती हैं, और जो लड़के होते हैं, मर्द होते हैं, वो बाहर के समाज में इतना ज्यादा घूमते फिरते हैं, जाते हैं, कि जब हम जैसे कि सोशल लाइफ की बात करते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया या फिर बाहर जाकर कहीं जॉब करना हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं, वहां पर जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन काफी कम होता है। और यहां पर क्या होता है कि पहले समाज में ऐसा होता था कि जितने भी आपके पब्लिक अफेयर्स हैं, जैसे कि आपको वोट देने का काम हो गया, चुनाव लड़ने का काम हो गया, बाहर जाकर नौकरी वगैरह करने का काम हो गया, वो अधिकार सिर्फ मर्दों को दिए जाते थे, महिलाओं को ये अधिकार नहीं होते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो जेंडर इशू था, यानी कि जो जो लिंग के आधार पर भेद था, लिंग भेद इसको हम कहते हैं, ये आपको एक तरीके से क्या हुआ, पॉलिटिक्स में रेज किया गया। दुनिया के अलग अलग इलाके में जो महिलाएं हैं उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इक्वल राइट्स के लिए आंदोलन किया। तो भाई आपने चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, समझ गए। वहां पर अगर आप देखें तो वहां पर हमने फ्रांस की बात की थी, और वैसे हम क्लास 9th के चैप्टर 1 की भी बात करें तो वहां पर भी फ्रांस की बात की थी। तो फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ था, ये हमने 9th क्लास के चैप्टर 1 में पढ़ लिया। 10th क्लास के चैप्टर 1 में हमने आगे का रिवॉल्यूशन पढ़ा था कि भाई आगे जाकर 1858 में, और फिर 1830 में क्या हुआ, 1815 में क्या हुआ, ये सारी चीजें पढ़ी। तो यहां पर एक चीज आपने फोकस किया होगा कि वुमेन रोल को वहां पर आपको पढ़ाया गया था, कि जो महिलाएं थी वो काफी बढ़ चढ़कर रिवॉल्यूशन में हिस्सा ले रही थी, लेकिन उनको वोटिंग का अधिकार कब जाकर मिला था, फ्रांस में 1948 में मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि करीब 150 साल 200 साल तक ये लोग आंदोलन में हिस्सा लेते रहे, और इनको उतने सालों के आंदोलन के बाद महिलाओं को बराबर अधिकार मिला वोट का। ये जो चीज है ना, ये सिर्फ फ्रांस में नहीं हुआ था, और भी बहुत सारे देशों में ऐसी परेशानी थी। लेकिन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जब संविधान बन रहा था तो इस बात का ख्याल रखा गया था कि जब 1947 में आपको यह संविधान बना, इंडिया का संविधान, तो वहां पर समाज के किसी भी तबके को, चाहे वो महिला हो या फिर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, किसी भी आधार पर किसी के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया गया। हाँ, सोसाइटी में भेदभाव था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके का वोटिंग राइट वगैरह से किसी को वंचित नहीं किया गया था। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आगे कहता है कि ये जो एजिटेशन हुए, जैसे कि वोटिंग का अधिकार महिलाओं को मिले, उसके लिए जो आंदोलन हुआ, महिलाओं को जो काम करने का अधिकार है, इस तरीके के जो भी आंदोलन हुए, उससे क्या हुआ कि महिलाओं को पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस मिलने में मदद मिली। कैसे मिली? क्योंकि भाई यहां पर बहुत सारे आंदोलन हुए, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखें तो दुनिया के लगभग हर देश में महिलाओं के अधिकार को लेकर क्या हुआ है, बहुत ज्यादा आंदोलन हुआ है। चाहे वो आंदोलन पॉलिटिकल अधिकार को हो या फिर आपको और भी तरीके के लीगल राइट वगैरह, बहुत तरीके के अधिकार को लेकर हमेशा आंदोलन वगैरह चलते रहते हैं। और यहां पर इससे क्या हुआ है, महिलाओं के एजुकेशनल और कैरियर अपॉर्चुनिटीज को भी बेहतरी मिली है। क्योंकि भाई मैंने कहा ना कि बहुत तरीके के आंदोलन हुए कैरियर को लेकर कि भाई इक्वल वेतन मिलना चाहिए इक्वल काम के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता था, महिलाओं को कम वेतन दिया जाता था। एजुकेशन में बराबर का अधिकार मिले, पॉलिटिकल राइट मिले, लीगल राइट मिले, सभी तरीके की। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये जो आंदोलन होते हैं, जो कि महिलाओं के आंदोलन के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए जो आंदोलन चलाए जाते हैं, उसमें कुछ ऐसे आंदोलन होते हैं जो कि हर जगह पर इक्वालिटी की बात करते हैं। चाहे वो फैमिली लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, पब्लिक लाइफ हो, हर जगह पर, मतलब हर एक जगह पर इक्वालिटी चाहिए। तो इस प्रकार के आंदोलन जो होते हैं, इनको हम कौन सा मूवमेंट कहते हैं? फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट को आप चाहें तो यहां से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे देखते हैं, तो आगे कहता है पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन दिस
क्वेश्चन हेल्प्ड ऑन दिस, एक सेकेंड, नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन हेल्प टू इंप्रूव वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। जब इस तरीके के पब्लिक एक्सप्रेशन हुए, आंदोलन हुए, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ, उससे क्या हुआ, महिलाओं का स्थिति जो है वो ज्यादा बेहतर हुआ। वी नाउ फाइंड वुमेन वर्किंग एज साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मैनेजर, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर विच वेयर अर्लियर नॉट कंसिडर्ड सुटेबल फॉर वुमेन। यानी कि जिन जगहों पर पहले महिलाओं को काम करने का अधिकार नहीं प्राप्त था, वहां पर भी अब महिलाओं को काम करने का अधिकार मिल गया, क्योंकि आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर हुआ था। ठीक है, अब यहां पर आगे कहता है कि इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। तो ये जो देश है ना, यहां पर क्या हुआ है कि जो पब्लिक लाइफ है वहां पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, महिलाओं को बहुत ज्यादा इक्वली ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में महिलाओं की स्थिति अभी भी बहुत खराब है। मतलब बहुत खराब नहीं, पहले से बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। अब यहां पर क्या प्रॉब्लम है वो सारी चीजें आप देख सकते हैं, किस तरीके से महिलाओं के साथ आपको डिस्क्रिमिनेशन होता है, महिलाएं कैसे डिसएडवांटेज हैं, उनका ऑपरेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें देखने हैं। तो यहां पर आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मेन इन इंडिया डिस्पाइट सम इंप्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, एनालाइज द स्टेटमेंट। बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हैं कि इस पॉइंट के बाद यहां से जो पॉइंट्स दिए गए हैं ना, इसको उठाकर आप एग्जामिनेशन में लिख दीजिए कि भाई महिलाओं के साथ किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिसएडवांटेज कैसे वो हैं, उनका ऑपरेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें लिख देंगे, आपको मार्क्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखें तो यहां पर एक इमेज है जिसको आपको थोड़ा सा देखना होगा। यहां पर आपको परसेप्शन दिखाया जा रहा है, आइडियल वुमेन का परसेप्शन, यानी कि अलग अलग लोगों के नजरिए से एक अच्छी महिला क्या होती है। जैसे जो सीरियल बनाने वाले लोग हैं उनके हिसाब से अच्छी महिला कौन है, जो कि घर में बैठकर दिन रात क्या देखे, सीरियल देखे। जो कि फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, कपड़े वगैरह बनाते हैं, उनके लिए आइडियल वुमेन कौन है, जो कि बहुत फैशनेबल कपड़े वगैरह पहनती है। जो सोसाइटी है, सोसाइटी के लिए एक हाउसवाइफ क्या होती है, जो कि सारे कामकाज करे, किसी भी तरीके की कोई आवाज ना उठाए, अपने सास ससुर परिवार जो भी हैं, अगल बगल समाज, सभी की बातें माने। इसके अलावा शादी करने के लिए जब लोग जाते हैं ना, तो लड़कियों को देखते हैं कि भाई बहुत पैसा मिलेगा, बहुत पैसा आएगा, उस हिसाब से देखते हैं। ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉयज के लिए, उनके लिए भी भाई अलग नजरिया है। तो हर किसी के लिए क्या है कि एक आइडियल वुमेन कैसी होनी चाहिए, इसका नजरिया अलग अलग है। अब यहां पर आगे हम फिर से वापस अपने उसी मुद्दे पर आते हैं जिसको कि हम देख रहे थे कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो डिसएडवांटेज्ड हैं, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ कैसे होता है, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में। तो हमारे देश में अगर आप देखें तो सबसे पहला चीज क्या आ जाता है, लिटरेसी रेट। तो अपने देश का अगर आप लिटरेसी रेट देखिएगा तो जो महिलाएं हैं उनका लिटरेसी रेट है 54%, और वहीं जो मर्द हैं, लड़के हैं, उनका लिटरेसी रेट है 76%। ये लिटरेसी रेट मेरे ख्याल से 2011 का है, लेटेस्ट डाटा नहीं है, लेकिन इसी को हमको फॉलो करना होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से कहा जा रहा है कि सिमिलरली अ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट गो फॉर हायर स्टडीज। यानी कि जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनमें से बहुत कम संख्या में, मतलब जितने लड़के जाते हैं हाई स्कूल पढ़ने, उसमें से उसके मुकाबले कम संख्या में लड़कियां हाई स्कूल पढ़ने जाती हैं। और रिजल्ट को देखें तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां बेवकूफ होती हैं या फिर पढ़ने में कमजोर होती हैं, नहीं, लड़कियां जो होती हैं ज्यादातर लड़कों से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती हैं, या फिर हो सकता है कि बराबर परफॉर्म करती हैं। लेकिन उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है। क्यों भाई? क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं, लड़कियों के जो पेरेंट्स हैं, वो अपने सारे रिसोर्सेज, अपने सारे पैसे जो हैं वो अपने बच्चों, यानी कि मेल बॉय, यानी कि जो लड़के हैं परिवार के, उनके एजुकेशन पर खर्च करना चाहते हैं, और डॉटर और सन्स पर बराबर अमाउंट में खर्च नहीं करना चाहते हैं। वो सारे रिसोर्सेज वो सन्स के ऊपर, यानी लड़कों के ऊपर देना चाहते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके, और चाहते हैं कि लड़कियों को जल्दी से जल्दी शादी करके क्या किया जाए, विदा कर दिया जाए। अब यहां पर आगे देखें तो आगे यहां पर आपको एक प्रकार का सर्वे दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि जो महिलाएं हैं वो मर्दों के कंपैरिजन में ज्यादा घंटे काम करती हैं, लेकिन उनके काम को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, और यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि आप अपने आसपास के समाज में भी इस चीज को चेक कर सकते हैं। अब यहां पर एक वर्ड का मीनिंग आपको समझाया गया है, वर्ड है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की एक प्रकार का सिस्टम है जहां पर जो पावर होता है, मतलब फैमिली में जो पावर होता है वो किसके पास होता है, मेल के पास
पास। जैसे आप अपने परिवार में ही देखें तो वहां पर सारे डिसीजन कौन लेता है, आपके फादर लेते हैं। वहां पर आपकी माँ के बात को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता होगा, आपके बहन के बात को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता होगा। अगर आप लड़के हैं तो लड़के जो है आपको ज़्यादा वैल्यू मिलता होगा, आपके बहन को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलता होगा। ये जो सिस्टम है जहां पर जो मेन है उनको ज़्यादा पावर दिया जाता है और ज़्यादा उनकी बात को वैल्यू दिया जाता है, यही सिस्टम क्या कहलाता है, पैट्रियार्की कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर आगे कहता है कि भाई देखो यहां पर ऊपर हमने क्या देखा कि जो लड़कियां हैं उनके एजुकेशन पर पेरेंट्स जो है वो कम खर्चा करते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों यानी कि लड़कों के एजुकेशन पर खर्चा ज्यादा करना चाहते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि जब हम हाईली पेड और वैल्यूड जॉब्स को देखते हैं वहां पर लड़कियों की संख्या बहुत कम है। क्यों कम है भाई, क्योंकि बड़ी संख्या में लड़कियों को अच्छी एजुकेशन नहीं दी जा रही है। और वहीं अगर हम देखें तो इसके मुकाबले वही चीज जो ऊपर मैंने डाटा बताया कि एवरेज जो आपके लड़कियां हैं, औरत हैं, वो ज्यादा काम करती हैं लड़कों के कंपैरिजन में, मर्दों के कंपैरिजन में। और वहीं जो उनका काम है यानी लड़कियों के घर में लड़कियों के द्वारा जो घर में काम होता है उसके लिए लड़कियों को वेतन भी नहीं दिया जाता है, उसको वैल्यू नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं तो आगे यहां पर कहता है कि 1976 में एक एक्ट पास हुआ था, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। अब यहां पर क्या था, इस एक्ट में यह तय किया गया कि अगर कोई दो व्यक्ति सेम काम कर रहे हैं तो उनको क्या मिलेगा, सेम वेतन मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें ज़्यादातर एरियाज में जैसे कि स्पोर्ट्स, सिनेमा, फैक्ट्रीज, फील्ड, सभी जगहों पर क्या है, महिलाएं जो हैं उनको मर्दों से कम सैलरी, कम वेतन दिया जाता है। और वहीं देखें तो दोनों काम बराबर करते हैं लेकिन महिलाओं को क्या होता है, कम वेतन मिलता है, कम पैसे मिलते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे क्या कहता है कि इंडिया के कई सारे पार्ट्स में क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने सन को प्रेफर करते हैं, मतलब सन को प्रेफर करते हैं मतलब कि उनको बेटा चाहिए होता है, बेटी नहीं चाहिए होता है। तो क्या होता है कि जब मान लीजिए किसी परिवार में बेटी जन्म लेने वाली होती है तो उस बेटी को जब वो मां के गर्भ में होती है तभी उसकी हत्या कर दी जाती है, इसको अबॉर्ट कर दिया जाता है, यानी कि मां का अबॉर्शन करवा दिया जाता है। और इस प्रकार का जो चीज है कि यानी कि कोई बच्ची है वो अपनी मां के गर्भ में है उसी समय मार दिया जाए, तो ये काफी बड़ा क्राइम है और इसके लिए आपको सजा भी दी जा सकती है। तो आप अभी बच्चे हैं तो आपको इन चीज़ों को एक तरीके से अभी जान लेना चाहिए, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। और इस प्रकार के सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन की वजह से मतलब इतनी बड़ी संख्या में, मतलब कई सारे इलाके हैं इंडिया में, बहुत बड़ी संख्या में ये चीज़ होता है। उससे क्या हुआ है कि इंडिया में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो काफ़ी कम हो चुका है। और ये कितना हो चुका है, 919, मतलब कि 1000 लड़कों के ऊपर मात्र 919 लड़कियां हैं। इस प्रकार का सेक्स रेशियो हो चुका है इंडिया के कई सारे इलाकों में। और मैप में आप देख सकते हैं कि इंडिया के कौन कौन से इलाके हैं जहां पर आपको चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे कम है। अब देखिए यहां पर जो आपका जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, इसके अलावा दिल्ली है, यहां पर कितना है भाई, 875 से भी नीचे है। कई इलाके हैं वहां पर 800 से भी नीचे है। सबसे अच्छा कहां पर है आपका, केरल में, केरल में सबसे अच्छा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल या फिर नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट्स हैं, वहां पर स्थिति काफी बेहतर है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर यही चीज कहा गया कि कुछ इलाकों में, कुछ स्टेट्स में क्या है, आपको काफी कम है ये सेक्स रेशियो, कई स्टेट में तो आपको 800 से भी कम है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसे भी न्यूज़ आते हैं या फिर ऐसे डाटा हैं अवेलेबल कि हमें देखने को मिलता है कि जो महिलाएं हैं उनके साथ बहुत तरीके के हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस, बहुत सारी तरीके की आपको एक तरीके से मिसकंडक्ट हम कह सकते हैं, या फिर डिस्क्रिमिनेशन या फिर ऑपरेशन होता है उनके खिलाफ। और खासकर अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके लिए सिचुएशन और भी ख़राब हो चुका है। वहाँ पर रात में बाहर निकलना, रोड पर चलना, इस तरीके की सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं है। और हम कह सकते हैं कि जो अर्बन एरियाज है वो अब बहुत ज़्यादा अनसेफ हो चुके हैं महिलाओं के लिए। और यहाँ तक छोड़िए, रोड पर मैंने बात कहा कि भाई रोड पर निकलना मुश्किल है, वो तो बहुत दूर की बात है। आजकल अगर आप न्यूज़ देखें तो ऐसे भी न्यूज़ आते हैं, ऐसे भी डाटा आते हैं कि जो महिलाएं हैं वो अपने घर तक में सेफ नहीं है। घर में भी उनके साथ कई तरीके के बीटिंग होते हैं, हरासमेंट होते हैं और बहुत तरीके की डोमेस्टिक वायलेंस को भी महिलाओं को फेस करना पड़ता है। अब यहां पर ये जो इमेज दिया गया है इसमें बताया गया है कि जो साउथ एशिया है, यानी कि जो हमारा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये मिलाकर जो पूरा रीजन है, यहां पर 50 मिलियन महिलाएं जो है वो मिसिंग हैं, वो गायब हैं। किस रीजन से?
डिफरेंट तरीके के वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। मतलब बहुत तरीके के जो क्राइम होते हैं महिलाओं के खिलाफ, वायलेंस होता है, उन सभी चीज़ों की वजह से। अब यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं और पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि जो महिलाएं हैं उनका पॉलिटिक्स में कैसा रिप्रेजेंटेशन है, महिलाओं का पॉलिटिक्स में कैसा इन्वॉल्वमेंट है। इस मुद्दे पर अगर हम बात करें तो ये जो चीज़ है ये तो आपको भी पता होगा कैसे, क्योंकि भाई देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें अभी तक क्या पता चला, हमें अभी तक पता चला कि महिलाएं जो हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, महिलाओं को इक्वल पे नहीं मिलता है, बराबर का दर्जा नहीं मिलता है, बराबर पॉलिटिकल राइट नहीं मिलता है, या फिर जो बराबर काम काज है उसमें भी इक्वालिटी नहीं मिलती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घर में भी एक तरीके से उनके साथ भेदभाव हम कह सकते हैं कि होता है। लेकिन ये जो सारे इशूज़ हैं ना, जो कि महिलाओं की वेल बीइंग से रिलेटेड हैं, इस तरीके के जो भी प्रॉब्लम है उनको जितना अटेंशन मिलना चाहिए उतना अटेंशन नहीं मिलता है। अब इस चीज़ की वजह से कि भाई उनके अधिकारों की बात नहीं होती है, उनके मुद्दों को, उनके प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया जाता है, इस वजह से बहुत सारे जो फेमिनिस्ट हैं, यानी कि जो महिलाओं के आंदोलन के लिए काम करते हैं, और बहुत सारे मूवमेंट ऐसे चलाए गए हैं ताकि यहाँ पर महिलाओं को पावर दिलाया जाए। उनका कहना यह है कि महिलाओं को जब तक अपने हाथ में पावर नहीं मिलेगा, उनकी स्थिति नहीं सुधरेगी, और उनकी स्थिति सुधरने का एकमात्र सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनको पावर मिल जाए। और उनको पावर जब तक नहीं मिलेगा तब तक उनके मुद्दे जो हैं जितना अटेंशन मिलना चाहिए उतना अटेंशन नहीं मिलेगा। तो उनके लिए क्या जरूरी है, पावर गेन करना। किस तरीके का पावर, पॉलिटिकल पावर, जो कि नेता लोग हमारे चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री बनते हैं, इस तरीके की चीज़ों की बात हो रही है। और यहाँ पर इस चीज़ को, यानी कि महिलाओं को पावर कैसे मिलेगा, चुनाव जीतकर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनमें महिलाओं को आगे आना होगा, महिलाओं को वैसे पावर वाले पदों पर बैठाना होगा। अब यहां पर अगर हम देखें तो जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया में, इसमें जो लेजिस्लेचर है उसमें जो महिलाएं हैं उनका प्रोपोर्शन काफी कम है। जैसे अगर लोकसभा में बात करें तो 2019 के इलेक्शन में जो महिलाओं का परसेंटेज था, रेशियो था, वो था मात्र 14.36%, जो कि एक तरीके से काफी कम है, समझ गए। और इसके अलावा बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टेट असेंबलीज है जहां पर महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 5% से भी कम है। और इस मामले में, यानी महिलाओं का पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट या फिर रिप्रेजेंटेशन के मामले में, जो इंडिया है वो अफ्रीका के भी कई सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनसे काफ़ी नीचे है, उनसे काफ़ी खराब स्थिति है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया का आप देख सकते हैं परसेंटेज एवरेज कितना है, 11.8%। वहीं अगर हम वर्ल्ड का बात करें तो वर्ल्ड का एवरेज है 24%। वहीं देखिए अमेरिका का, नॉर्डिक कंट्रीज आपका हो गया, जो स्कैंडिनेविया बात की थी ना, उस इलाके के कंट्रीज है नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है। यूरोप का देख सकते हैं, सब सहारा एशिया, अरब स्टेट, पैसिफिक, सभी का देख सकते हैं। तो इंडिया की स्थिति इस मामले में महिलाओं के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के मामले में काफ़ी कम है। तो यहाँ पर इस पारा में वही चीज़ कहा जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या कहता है। अब यहाँ पर कहता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका हो सकता है कि हम एक कानून बना दें जिसमें कि महिलाओं का जो सीट है वो रिजर्व कर दिया जाए, यानी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन फिक्स कर दिया जाए कि भाई जो हमारा पार्लियामेंट है, जो हमारा स्टेट असेंबली है, वहां पर डेफिनेट नंबर ऑफ महिलाएं होना जरूरी है। तो ये आपको कहां अभी तक किया गया है, ये आपके देश के पंचायती राज सिस्टम में किया गया है। जो आपके गांव की मुखिया चुनी जाती है या फिर आपके शहर में जो मेयर चुना जाता है, ये जो पद है ना, यहां पर महिलाओं का आपको रिप्रेजेंटेशन फिक्स कर दिया गया है। जैसे अगर आप बात करें तो 33% आपको रिजर्वेशन दिया जाता है महिलाओं को पंचायती राज के सीटों के ऊपर, ठीक है। अब यहां पर जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट मतलब वही पंचायत म्युनिसिपैलिटीज में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। उससे क्या होता है कि आज के समय में 10 लाख से भी ज्यादा महिलाएं जो है वो चुनकर आती हैं और इन पंचायतों में, इन नगर पालिका में, नगर परिषद में काम करती हैं और महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने में ये काफी मदद कर रहा है। अब यहां पर आगे कहता है कि जो महिलाओं के जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो एक्टिविस्ट है वो इसी तरीके के रिजर्वेशन की बात करते हैं लोकसभा में, कि भाई लोकसभा में भी 1/3 जो सीट है और जो स्टेट असेंबलीज है वहां पर 1/3 सीट क्या करना चाहिए, महिलाओं के लिए रिजर्व कर देना चाहिए, ताकि जो हमारा देश का परसेंटेज है जो कि कितना है, मात्र अभी 14% के आसपास है, उसको बढ़ाकर कितना किया जाए,
33% सीधे हो जाएगा अगर हम लोग क्या कर दें, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दें स्टेट असेंबली में और पार्लियामेंट में। ये चीज, इस प्रकार का जो बिल है, ये बिल आपका अभी तक पेंडिंग है पार्लियामेंट में, और ये पेंडिंग है 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है, क्योंकि अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में कंफ्लिक्ट है कि भाई कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वो अलग मुद्दा है, लेकिन अभी तक पास नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखें आगे कहता है कि जेंडर डिवीजन इज एन एग्जांपल दैट सम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। यहां पर एक चीज है, ये तो आपका चैप्टर 3 से रिलेटेड है, यानी पिछले चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन मैं यहां पर बता दूं कि भाई देखिए पिछले चैप्टर में एक तरीके से यह बात कही गई थी कि अगर आप देखिए जो सोशल डिवीजन है, सोशल डाइवर्सिटी है, सोशल डिवीजन है, उसको अगर पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया जाता है तो कई बार नुकसान होते हैं, कई बार फायदे होते हैं। तो ये जो जेंडर डिवीजन है ना, मेल फीमेल का डिवीजन है, ये जो चीज है ना, इसको अगर पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया जाए तो इसके नुकसान नहीं है बल्कि फायदे हैं। फायदे क्या है भाई, जो महिलाएं हैं उनके साथ जो एट्रोसिटीज होती हैं, उनको जो नुकसान होता है, प्रॉब्लम होता है, वो सारे सामने आते हैं, महिलाओं का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है, सोसाइटी जो है वो एक बेहतर सिचुएशन की ओर बढ़ती है, आगे बढ़ती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर आगे कहता है कि दिस ऑल्सो शोज दैट डिसएडवांटेज ग्रुप्स डू बेनिफिट व्हेन सोशल डिवीजन बिकम अ पॉलिटिकल इशू। यानी कि जब सोशल डिवीजन पर अगर सोशल डिवीजन को पॉलिटिकल इशू बनाया जाए तो जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, यानी जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनको काफी फायदा होता है, उनकी सिचुएशन इंप्रूव करती है, उनका लाइफ इंप्रूव करता है। और यहां पर आगे कहता है, डू यू थिंक दैट वुमेन कुड हैव मेड द गेन्स वी नोटेड अबव इफ देयर अनइक्वल ट्रीटमेंट वाज नॉट रेज्ड इन पॉलिटिकल डोमेन। यानी कि ऊपर हमने देखा कि महिलाओं की स्थिति काफी सुधरी है, वो एजुकेशन के मामले में भी आगे बढ़ने लगी हैं, पॉलिटिकल राइट भी उनको मिल गया है, और अब और भी ज्यादा पॉलिटिकल राइट की बात हो रही है। लेकिन अगर ये चीज ना होते, मतलब कि जो दुनिया भर में जो आंदोलन हुए, जो मूवमेंट चले, अगर वो आंदोलन मूवमेंट ना होते, पॉलिटिक्स में महिलाओं की बात को नहीं इन्वॉल्व किया जाता, तो क्या ये सारी चेंजेस आ पाते? ये आपको सोचना है और आपको विचारना है। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो आगे एक कार्टून है जो कि इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि जो महिलाओं से रिलेटेड जो बिल पास नहीं हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे सामने नेक्स्ट प्रकार का सोशल डिवीजन आ जाता है। नेक्स्ट सोशल डिवीजन है रिलीजन। अभी तक हमने किस प्रकार के सोशल डिवीजन की बात की, जेंडर की बात कर ली, अब हम रिलीजन की बात करने वाले हैं। अब हम देखेंगे रिलीजन का एक तरीके से हमारे जो पॉलिटिक्स है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, कम्युनलिज्म क्या होता है और पॉलिटिक्स पर इन दोनों का क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये हम जरा सा अब समझने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे यहां पर हमारा जो ये टॉपिक है, इसमें जो पहला पारा है ये क्या कहता है, लेट अस नाउ टर्न टू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन, द डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस। रिलीजियस डिफरेंसेस तो भाई आपको समझ में आ रहा होगा क्या बात किया जा रहा है। ये सिंपली जो धर्म आप सुनते हैं ना, धर्म के आधार पर जो हमारे समाज में अलग अलग ग्रुप्स हैं उनकी बात हो रही है। जैसे कि हमारे देश में अगर हम धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, जैन धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है और भी कई सारे धर्म है। तो ये सारे धर्म के आधार पर आपको अपने देश में विभिन्नता देखने को मिलती है कि कई लोग जो हैं वो अलग अलग धर्म को मानते हैं, हर धर्म को मानने वाले अलग अलग लोग हैं। अब ये जो डिवीजन है ना, ये आपका जेंडर जैसा यूनिवर्सल नहीं है। मतलब कि ये जो प्रॉब्लम है ये आपको ऐसा नहीं है जैसे जेंडर क्या है, मेल फीमेल, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, कहीं भी किसी भी आइलैंड पर चले जाइए, वहां पर मेल फीमेल वाला आपको जेंडर डिवीजन मिल जाएगा। लेकिन ये जो धर्म वाला डिवीजन है ना, ये आपको यूनिवर्सल नहीं है, नेचुरल एक तरीके से नहीं है कि ऐसा नहीं है कि जो जन्म लेगा वो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, ऐसा नहीं है। लोग अपनी मर्जी से धर्म चुन सकते हैं, धर्म बदल सकते हैं, जो भी चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, जो रिलीजियस आपको कन्फ्लिक्ट हम कह सकते हैं, रिलीजियस सोशल डिवीजन है, ये आपको दुनिया के ज्यादातर देशों में मिल जाएगा। इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है और आपका इंग्लैंड वगैरह, चाइना वगैरह सब जगह पर है, श्रीलंका में भी है, पाकिस्तान में भी है, सब जगह पर है। मतलब कि कुछ देशों को छोड़कर जहां पर मोस्टली एक ही धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखें
तो यहां पर कहता है कि मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव इन देयर पॉपुलेशन, मतलब कि ये जो चीज है रिलीजियस डाइवर्सिटी, ये आपको पॉपुलेशन के ज्यादातर देशों में मिलेगी, जिसमें कि इंडिया में भी रिलीजियस डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है। लोग जो हैं वो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। और हमने एक नॉर्दर्न आयरलैंड का एग्जाम्पल देखा था। नॉर्दर्न आयरलैंड का एग्जाम्पल हमने देखा था, वहां पर हमने क्या देखा था, वहां पर नॉर्दर्न आयरलैंड के एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि लोग जो हैं वो सेम रिलीजन से बिलोंग करते हैं। कौन सा रिलीजन? क्रिश्चियनिटी धर्म से बिलोंग करते हैं। लेकिन उसके बाद भी लोग जो हैं उनके बीच में डिफरेंसेस हैं। किस आधार पर? कि भाई किस तरीके से धर्म को फॉलो करना चाहिए। वहां पर आपको रिलीजन के अंदर ही दो सेक्ट थे। कौन कौन से? एक आपको प्रोटेस्टेंट थे, एक आपको कैथोलिक थे, और दोनों में कन्फ्लिक्ट चल रहा था। जबकि दोनों ग्रुप्स जो थे वो क्या थे? आपको एक ही धर्म क्रिश्चियनिटी को मानने वाले थे। अब ये जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल आपका चैप्टर 3 में दिया गया है, ठीक है, और पहले भी कहीं बात की गई है। तो इसमें मैं समझा देता हूं शॉर्ट में कि वहां पर क्या हुआ था। जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड का एग्जाम्पल दिया गया है कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वहां पर क्या है, वहां पर आपके दो ग्रुप्स के लोग रहते हैं। दोनों मतलब नॉर्दर्न आयरलैंड के मोस्टली 99% लगभग जो लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी धर्म को मानते हैं, लेकिन वो दो सेक्ट में बटे हुए हैं। कुछ लोग हैं वो कैथोलिक हैं, कुछ लोग जो है वो प्रोटेस्टेंट हैं, और इनके बीच में कन्फ्लिक्ट चलता है कि भाई किसका कंट्रोल होगा कंट्री के ऊपर। अब कंट्रोल कहने का मतलब क्या है? जो प्रोटेस्टेंट है वो चाहते हैं कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो आपको यूके का पार्ट रहे, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट रहे। वहीं जो आपके कैथोलिक्स है वो चाहते हैं कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड देश के साथ जाकर मिल जाए। तो इस तरीके से एक ही धर्म के होते हुए भी लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। और यहां पर ये एक तरीके का प्रॉब्लम है रिलीजन के साथ। क्यों प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं रिलीजन की वजह से। अब यहां पर कहते हैं कि अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, the religious differences are often expressed in field of politics। कि भाई देखिए, जेंडर डिफरेंसेस की कोई बात नहीं करना चाहता है पॉलिटिक्स में। महिलाओं के अधिकार की बात, महिला पुरुष में जो भेदभाव होता है उसकी बात कोई पॉलिटिक्स में नहीं करता है। लेकिन जो धर्म है ना, धर्म के लोग हमेशा पॉलिटिक्स में बात करते हैं। इसके ऊपर चुनाव जीते जाते हैं, लड़े जाते हैं, सब जगह बात होती है। सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी जो देश है ना, वहां पर भी धर्म के आधार पर चुनाव जीते जाते हैं या फिर लड़े जाते हैं, और हमेशा इसकी बात होती है। अब यहां पर कुछ बातें आपको बताई गई हैं, जैसे कि गांधी जी कहा करते थे कि जो रिलीजन है उसको आप पॉलिटिक्स से कभी अलग नहीं कर सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि चुनाव रिलीजन से लड़ा जाना चाहिए, धर्म के आधार पर लोगों को वोट करना चाहिए, यह चीज उनका कहना नहीं था। उनका कहना था कि जो रिलीजन है, रिलीजन के जो मान्यताएं हैं, जैसे कि हिंदुइज्म के कुछ विचार हैं, इस्लाम के कुछ विचार हैं, उनके जो विचार हैं ना, उन विचारों को फॉलो करना चाहिए, उसके आधार पर राजनीति करनी चाहिए, राजनीति चलानी चाहिए। इसके अलावा कुछ और बातें हैं, जैसे कि जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं हमारे देश में, वो कहते हैं कि भाई देश में जब भी आपको कम्युनल राइट होता है, यानी धर्म के आधार पर दंगे होते हैं, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ता है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको फेस करना पड़ता है। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? इन ग्रुप्स को बचाने के लिए कुछ स्पेशल कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा जो महिलाओं का मूवमेंट जो है वो कहता है कि जो आपको जो महिला, मतलब जो ऊपर हमने देखा कि जो वुमेन्स मूवमेंट होता है, बहुत सारे जो फेमिनिस्ट लोग हैं उनका कहना है कि जो ज़्यादातर जो धर्म है ना, उसमें जो फैमिली लॉज है, यानी धर्म में जो परिवार कैसे करना है, चलाना है, मतलब कि हमारे देश में क्या होता है कि अलग अलग धर्म के लिए पारिवारिक कानून अलग अलग लागू होते हैं। हिंदू धर्म का अलग होता है, इस्लाम का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इन वुमेन्स मूवमेंट का कहना है कि जो ज़्यादातर धर्म है उसमें जो फैमिली लॉज हैं वो महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। इसलिए सरकार जो क्या करे, सरकार इन लॉज को चेंज करे, सरकार ऐसा कुछ चेंजेस लाए जिससे कि महिलाओं की स्थिति को सुधारा जा सके। अब यहां पर ये सारे जो डिसीजन थे ऊपर, मतलब जो भी कंडीशन, आपने डिसीजन मैंने बोल दिया, जो भी कंडीशन ऊपर आपने देखे, वो देखे कि भाई वहां पर रिलीजन और पॉलिटिक्स आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। यानी पॉलिटिक्स में रिलीजन की बात की जा रही है और आपको रिलीजन के आधार पर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है। अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहां पर ऊपर जो हमने चीजें बात की, वहां पर हमें तो ऐसा नहीं लगा कि भाई अगर हम रिलीजन की बात करें पॉलिटिक्स में तो कुछ खराब बात है।
ऐसा लगा क्या? जी नहीं। क्या बात हो रहा है? बात हो रहा है कि भाई जो माइनॉरिटीज हैं उनकी स्थिति सुधारो, जो धर्म है उसके आइडियल्स को फॉलो करते हुए तुम क्या करो? राजनीति करो। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति को सुधारो, धार्मिक कानूनों में बदलाव कर दो। तो ये तो अच्छी बात हो रही है ना, खराब बात तो हो नहीं रही है। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि जो आइडियाज हैं, आइडियल्स हैं, वैल्यूज हैं जो कि अलग अलग धर्म को फॉलो किए जाते हैं, उससे पॉलिटिक्स में काफी मदद मिलती है, पॉलिटिक्स काफी बेहतर हो जाता है। लोग जो हैं, लोगों के पास ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी ज़रूरत को सामने रख सके, अपने इंटरेस्ट को रख सके, अपने कुछ डिमांड्स जो है वो सामने रख सके अपने धर्म के आधार पर। मतलब कि उनको ग्रुप को क्या चाहिए, मान लीजिए कि कोई इस्लाम धर्म मानता है, हिंदू धर्म मानता है, उनको क्या चाहिए वो अपने डिमांड को आसानी से सामने रख सके। लेकिन यहां पर आगे क्या होता है, आगे एक और चीज बात बताया गया है कि कई बार ऐसे लोग जो कि पावर में बैठे हुए, मतलब कि जो सरकार है, सरकार के पास ये एक तरीके से क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए कि वो जो धर्म है उसके प्रैक्टिस करने के तरीके पर कंट्रोल रख सकें, ताकि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी प्रकार का ऑपरेशन ना हो किसी भी व्यक्ति के साथ। दो चीजें, पहला तो आप धर्म को फॉलो करते हुए क्या कीजिए, आप पॉलिटिक्स कीजिए, तो धर्म के आइडियल्स को आप मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार के पास ये अधिकार होना चाहिए, सरकार को ये राइट होना चाहिए कि वो धर्म को रेगुलेट कर सके, ताकि किसी के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, किसी भी तरीके से किसी का जो बेसिक राइट्स है वो ना छीना जाए। ठीक है, अब यहां पर आगे कहता है कि दिस पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली। यानी कि यहां पर जो सरकार के अधिकार की बात की गई और भी जो काम है वो सारी बात की गई, ये तब तक जायज है तब तक कि जब तक कि जो लोग हैं वो हर धर्म को इक्वली ट्रीट करें, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि आप बेहतरी की बात, लोगों के बेहतरी की बात करते हैं तब धर्म की बात करना कोई दिक्कत नहीं है, अधिकार की बात करते हैं तब धर्म की बात करना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी के साथ अगर भेदभाव करने की आप बात करते हैं तब धर्म की बात करना प्रॉब्लम हो जाती है। समझ गए? तो यहां पर बात है, यहां पर अगला टॉपिक है कम्युनलिज्म। अब ये क्या चीज होता है भाई, इसको जरा सा हम लोग देख लेते हैं। यहां पर है कि भाई अब प्रॉब्लम कब आता है कि भाई धर्म को राजनीति में लाया जा रहा है, तो प्रॉब्लम कब आता है? प्रॉब्लम आता है जब धर्म जो है वो एक देश का बेसिस बनाने की कोशिश की जाती है, या फिर धर्म के आधार पर देश की विचारधारा बनाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि हमने नॉर्दर्न आयरलैंड को देखा, नॉर्दर्न आयरलैंड जो कि चैप्टर 3 में हमने एग्जाम्पल देखा था, जबकि मैंने आपको समझा दिया, वहां पर इस प्रकार के नेशनलिज्म का प्रॉब्लम था कि भाई धर्म के साथ नेशनलिज्म को जोड़ दिया गया था। जो प्रोटेस्टेंट थे वो चाहते थे कि नॉर्दर्न आयरलैंड जाकर यूके के साथ रहे, यूके का पार्ट है अभी, तो यूके के साथ रहे, और वहीं जो आपके कैथोलिक थे वो चाहते थे कि भाई आयरलैंड का, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का हिस्सा बन जाए। तो ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? क्योंकि रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स कर दिया गया और यहां पर अपना कंट्रोल स्थापित करने की बात हो रही थी कि भाई मेरा जो कम्युनिटी है ना उसके हिसाब से देश चलना चाहिए, दूसरे लोग जाए भाड़ में। ठीक है, अब यहां पर आगे कहते हैं कि भाई ये जो प्रॉब्लम है ये और भी ज्यादा हो जाती है जब रिलीजन को पॉलिटिक्स में हम एक्सप्रेस करते हैं। कब? किस तरीके से? एक्सक्लूसिव और पार्टीशन टर्म्स पर। मतलब अगर हम रिलीजन को पॉलिटिक्स में यूज करें, पॉलिटिक्स में रिलीजन की बात करें और जो दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके साथ हम उनका विरोध करें, उनको गालियां दें, उनको खराब बात बोलें, उनको एक तरीके से खराब कहें और कहें कि भाई हमारा ही सारा बात मानना चाहिए, तब प्रॉब्लम हो जाता है। कब? जब एक धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा हो जाता है और दो धर्म आपस में आमने सामने हो जाते हैं, तब यह प्रॉब्लम हो जाता है। तब धर्म की बात राजनीति में इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। और यहां पर ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि जब लोग अपने धर्म को दूसरे धर्म से ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छा मानने लगते हैं और यहां पर एक धर्म जो है वो अपने ऐसे डिमांड्स रखता है जो कि दूसरे धर्म के खिलाफ है, और यहां पर क्या करता है, स्टेट पावर को दूसरे धर्म के ऊपर डोमिनेट करने के लिए यूज किया जाता है या फिर एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और यहां पर इस प्रकार के पॉलिटिक्स को हम क्या कहते हैं? कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। क्या पॉलिटिक्स? कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं कि भाई रिलीजन का इस्तेमाल करके हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम दूसरे धर्म को दबा रहे हैं या फिर दूसरे धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, दूसरे धर्म को गाली दे रहे हैं, तब खराब चीज है। अगर हम अपनी बात कर रहे हैं कि भाई मेरा धर्म है, मेरे धर्म के सारे लोगों का लाइफ बेहतर बना दो, तो ये तो भाई कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं ना, ये अच्छी चीज है। ठीक है,
ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे को अगर हम टारगेट कर रहे हैं तब प्रॉब्लम है, वो कम्युनल पॉलिटिक्स है। ठीक है, आगे बात देखें तो कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। अब कम्युनल पॉलिटिक्स का मेन आधार क्या है? इसका मेन आधार यह है कि जो आपका रिलीजन है वो एक प्रकार का क्या है, प्रिंसिपल बेसिस है सोशल कम्युनिटी का। मतलब कि सोसाइटी में जो समाज होता है, ग्रुप होता है कुछ लोगों का जो कि आपस में उठते बैठते हैं, दोस्ती रखते हैं, यारी रखते हैं, रिश्तेदारी रखते हैं, ये एक प्रकार का कम्युनिटी होता है। तो यहां पर ये कम्युनल पॉलिटिक्स का मेन बेसिस क्या है कि आपका रिलीजन ही एक प्रकार का बेसिस है जिसके आधार पर सोसाइटी में ग्रुप्स बनेंगे, सोसाइटी में कम्युनिटी बनेगा। अब यहां पर इसी चीज को हम कम्युनलिज्म कहते हैं कि जब हम कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं और इस प्रकार के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, कम्युनलिज्म होता है। ठीक है, अब यहां पर कहता है, यहां पर कम्युनलिज्म इन्वोक्स थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग लाइंस, मतलब इसी चीज विचार की बात करता है कम्युनलिज्म। ठीक है, द फॉलोअर्स ऑफ अ पार्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, यानी कि जो आपके एक धर्म मानने वाले लोग हैं वो एक ग्रुप में रहेंगे, एक कम्युनिटी का निर्माण करेंगे और उनका जो फंडामेंटल इंटरेस्ट होगा वो सेम होगा। मतलब एक कम्युनिटी के लोग एक साथ रहेंगे और एक प्रकार की चीजें चाहेंगे, एक प्रकार का उनका डिमांड होगा, और इसमें अगर किसी प्रकार का डिफरेंस आता है वो बिल्कुल बेकार आइडिया है और वैसा कुछ नहीं है, और ये कम्युनिटी लाइफ के लिए बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। समझ गए? और यहां पर इसके अलावा ये इट ऑल्सो फॉलोज दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट बिलोंग टू सेम कम्युनिटी। मतलब क्या है, जो कि अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं वो एक कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, एक साथ उठ बैठ नहीं सकते हैं, एक साथ रिश्तेदारी नहीं रख सकते हैं, दोस्ती नहीं रख सकते हैं। और यहां पर आगे कहता है कि इफ द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव सम कॉमनलिटीज दीज आर सुपरफिशियल एंड इमैटेरियल, कि अगर दो कम्युनिटीज के लोगों के बीच में अगर कोई समानता भी है तो वो काम का नहीं है, मायने नहीं है, बस वो बेकार में। ठीक है, और जो अलग अलग कम्युनिटी को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके इंटरेस्ट अलग होंगे। इससे क्या होगा, अलग अलग कम्युनिटी के बीच में क्या होंगे, कन्फ्लिक्ट होंगे, झगड़े होंगे। और इन दिस एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म लीड्स टू द बिलीफ दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन्स विद इन वन नेशन, इधर वन ऑफ देम हैज टू डोमिनेट एंड द रेस्ट, और दे हैव टू बी फॉर्म डिफरेंट नेशंस। मतलब यहां पर क्या कहा गया, मैं आपको जरा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए यहां पर पूरे पहले से क्या क्या कहा गया। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा हम लोग पीछे से चलते हैं ना, ताकि आपको समझा सकूं आसानी से। यहां पर कहता है सबसे पहला चीज कि भाई देखिए कम्युनलिज्म में क्या होता है, कम्युनलिज्म का पहला बिलीफ होता है कि यहां पर जो अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको अलग अलग कम्युनिटी बनाकर रहना चाहिए, कि जो हिंदू धर्म है उस ग्रुप के सभी लोग एक कम्युनिटी बनाएंगे, मुस्लिम धर्म वाले एक कम्युनिटी बनाएंगे, सिख धर्म वाले एक कम्युनिटी बनाएंगे। मतलब अलग अलग धर्म वाले क्या करेंगे, अलग अलग कम्युनिटी बनाकर रखेंगे। अब ये जो आपके लोग हैं, ये जो अलग अलग धर्म मानने वाले लोग हैं, ये अलग अलग कम्युनिटी बनाकर रहेंगे और साथ में इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होना तय है। क्यों भाई कन्फ्लिक्ट होना तय है? उसका कारण ये है कि यहां पर जो लोग हैं, हर धर्म के लोग जो हैं वो अपने धर्म को दूसरे धर्म से बेहतर कहेंगे, बेहतर मानेंगे, और साथ में सभी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो एक साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं। मतलब कि हिंदू वाला हिंदू ग्रुप में रहेगा, मुस्लिम वाला मुस्लिम ग्रुप में, जैन वाला जैन में, सिख वाला सिख में, सभी लोग अपने अपने ग्रुप में बैठे रहेंगे और किसी एक दूसरे धर्म के लोगों के बीच में ना दोस्ती यारी कम्युनिटी किसी भी तरीके का नहीं हो सकता है। समझ गए? मतलब कि एक जैसे एक मोहल्ले में नहीं रह सकते हैं, एक इलाके में नहीं रह सकते हैं, फेस्टिवल होगा तो एक दूसरे के घर नहीं जा सकते हैं, इस तरीके की चीजें। तो यहां पर यही चीज कहता है। और इससे कि इसके आगे इस चीज को क्या कहते हैं, आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि भाई उनके बीच में किसी भी तरीके की कम्युनलिटी नहीं हो सकती है, और मतलब कि उनके बीच में किसी भी तरीके की समानता नहीं हो सकती है। होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उनका जो इंटरेस्ट होगा वो अलग अलग होगा, और जो अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं वो एक देश में इक्वल सिटीजन के रूप में नहीं रह सकते हैं, एक को पावरफुल होना होगा और एक को नीचे रहना होगा। इस तरीके की बात होती है कम्युनलिज्म में। ठीक है, अब यहां पर
इसके अलावा क्या हो सकता है दूसरा ऑप्शन कि भाई सभी को अलग अलग धर्म, अपने अपने धर्म के आधार पर अलग अलग देश बनाना होगा। ठीक है, आगे कहता है कि दिस बिलीफ इज फंडामेंटली फ्लॉड। ये जो पूरा विश्वास है ना, ऐसा विश्वास ये बिल्कुल ही बेसिक रूप से गलत है। कैसे गलत है भाई? उसका रीजन ये है कि भाई जो एक धर्म मानने वाले सभी लोग हैं उनका सेम इंटरेस्ट नहीं होता है, सेम एस्पिरेशन नहीं होते हैं। जैसे कि आप अपने घर के आसपास देखिए, आप जरा से देखिए कि आप कौन सा धर्म मानते हैं। जो भी धर्म मानते हैं उसमें जो आपके आसपास के लोग होंगे वो सारे सभी लोग एक ही धर्म को मानते होंगे। और अगर अपने आसपास के लोगों को देखिएगा तो सभी के एस्पिरेशन अलग अलग हैं, सभी के दोस्त यार अलग अलग हैं, सभी के जीने का तरीका अलग है, सभी के विशेष अलग अलग हैं, डिज़ायर अलग अलग हैं। और ये चीज़ हर मामले में होता है। हर कोई जो है वो अलग अलग तरीके से काम करता है, अलग अलग तरीके से जीता है। और यहाँ पर एक ही कम्युनिटी में, मतलब कि एक धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनका कम्युनिटी है, उसमें भी अलग अलग लोग जो हैं उनके कई सारे विचार होते हैं, कई सारे ख्याल होते हैं। और इस वजह से जब हम एक धर्म के सभी लोगों को एक ग्रुप में लाने की कोशिश करते हैं, उससे क्या होता है, उससे धर्म के अलावा, रिलीजन के अलावा जितने भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं वो सारे छुप जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो सारे सामने नहीं आते। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर ये जो आइडियोलॉजी है ये एक तरीके से गलत है। अब यहां पर आपका क्वेश्चन यहां से बनता है, टॉपिक क्या है, कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। यहां पर क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स में क्या आया है, कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स एक्सप्लेन। तो यहां से आप सिंपली पॉइंट्स उठाकर लिख सकते हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन समझ लें और खुद से भी अगर पढ़ लें तो आपको यहां पर इस चैप्टर से आंसर करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप अगर देख लें सिंपली तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए, तो यहां पर कहता है पहला पॉइंट क्या है कि द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीव्स। दीज रूटीनली इन्वॉल्व्स रिलीजियस प्रिजुडिस, स्टीरियोटाइप ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज एंड बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ वंस रिलीजन ओवर अदर्स रिलीजन। दिस इज सो कॉमन दैट वी ऑफन फेल टू नोटिस इट इवन व्हेन बिलीव इन इट। मतलब क्या होता है कि जो कम्युनलिज्म का सबसे बेसिक रूप है या फिर जो सबसे आप सटल रूप कह सकते हैं, वो आपको डेली लाइफ में दिखता है। डेली लाइफ में कैसे कि जैसे जो आप जो भी धर्म मानते हो, आप दूसरे धर्म के लोगों के बारे में विचार रखते हैं कि भाई दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, वो खराब होते हैं, अच्छे होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, तेज होते हैं। ये क्या है, ये एक प्रकार के प्रिजुडिसेस हैं। ठीक है, कि ऐसा होता होगा। उसी तरीके से हम लोगों के बारे में स्टीरियोटाइप भी बनाकर रखते हैं कि जो लोग हैं उनके विचार, मतलब वो कैसे होते हैं यार, वो जो है ना उस धर्म के लोग जो है ना अच्छे नहीं होते, खराब नहीं होते, वो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। ये क्या है, स्टीरियोटाइप्स हैं। ठीक है, और साथ में ये भी विश्वास रखना कि भाई हमारा जो धर्म है ना वो दूसरे के धर्म से ज़्यादा बेहतर है, बहुत अच्छा है, दूसरे वाला धर्म जो बेकार है, हमारा धर्म बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। ये भी एक प्रकार का क्या है, कम्युनलिज्म है। ये एक तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें ऐसी है ना जिसको हम कम्युनलिज्म तो कहते नहीं है, हम इस पर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन रियलिटी में ये क्या है, कम्युनलिज्म है। आगे दूसरा पॉइंट कहता है, अ कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू अ क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वन ओन रिलीजियस कम्युनिटी। यानी कि जो कम्युनल माइंड है, यानी कि जो लोग कम्युनलिज्म में विश्वास रखते हैं, वो हमेशा क्या चाहते हैं कि भाई उनका जो रिलीजियस कम्युनिटी है उस पर उनका डोमिनेंस रहे। फॉर दोज बिलोंगिंग टू मेजोरिटी कम्युनिटी दिस टेक्स अ फॉर्म ऑफ मेजोरिटेरियन डोमिनेंस। यानी कि जब ऐसे लोग जिनका कम्युनल माइंड है वो अगर मेजोरिटी में होंगे तो वो जो माइनॉरिटी में ग्रुप्स हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको दबाने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसे लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी में रहेंगे, वो चाहेंगे कि भाई वो क्या करें, वो एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट बना ले, अलग अपना देश बना ले और देश से टूटकर अलग हो जाएं। ठीक है, ये एक रूप हो सकता है कम्युनलिज्म का। अगला क्या पॉइंट है कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। ठीक है, this involves the use of sacred symbol, religious leader, emotional appeal and prayer and fear in order to bring out followers of one religion together in political arena। मतलब क्या, मतलब कि धर्म के आधार पर राजनीति करना, जैसे कि जो धर्म है उसका सहारा लेकर चुनाव में प्रचार करना, रिलीजियस लीडर्स का मदद लेना, इमोशनल अपील धर्म के आधार पर करना, या फिर दूसरे धर्म का नाम लेकर चुनाव में वोट मांगना, वो क्या है, ये सभी एक प्रकार के कम्युनलिज्म है। ठीक है,
इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दिस ऑफन इन्वॉल्व्स स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट और इमोशन ऑफ वोटर्स ऑफ वन रिलीजन इन प्रेफरेंस टू अदर। यानी कि यहां पर क्या किया जाता है, जो चुनाव होता है उसमें धर्म के आधार पर वोट मांगे जाते हैं, चुनाव लड़े जाते हैं, लोगों को धर्म के आधार पर वोट डालने की कोशिश करवाई जाती है, बहुत सारी तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है, आगे यहां पर कहता है कि समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसेकर। कई बार कम्युनलिज्म जो है वो अपने बिल्कुल गंदे स्तर पर पहुंच जाता है, जहां पर धर्म के आधार पर लोगों में लड़ाई झगड़े होते हैं, मारकाट होता है, जिसको कि हम कम्युनल राइट कहते हैं, दंगा कहते हैं। ठीक है, और ये अगर आप देखें तो इंडिया और पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कम्युनल राइट हुआ था जब इंडिया में पार्टीशन हुआ था। उस समय कहा जाता है कि लाखों की संख्या में, 10-20 लाख की संख्या में लोग मारे गए थे। बहुत सारे लोग जो है वो उनका घर छीन गया था, बहुत तरीके की परेशानियां उनको देखने को मिली थी। और इसके बाद कहा जाता है द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हैज ऑल्सो सीन लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस। इंडिया के आज़ाद होने के बाद भी बहुत बड़े स्तर पर हमको कम्युनल वायलेंस देखने को मिला है। आगे देखें तो आगे यहां पर बात की गई है सेक्युलर स्टेट की। इसमें क्या बात की जा रही है, हम जरा सा देख लेते हैं। अब यहां पर आगे क्वेश्चन क्या बनता है, यहां से क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब एनी 5 फीचर्स ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। तो सेक्युलरिज्म इंडिया में कैसे लागू होता है, ये एक तरीके से आपको 5 पॉइंट में लिखना है, 5 फीचर लिखना है। ठीक है, अब यहां पर कहा जाता है कि जो कम्युनलिज्म है वो दुनिया के किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उससे बहुत तरीके की सोसाइटी में प्रॉब्लम हो सकते हैं, देश को भी खतरा आ सकता है। तो इसलिए हमारे देश के जो निर्माण करने वाले लोग थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, वो इस प्रॉब्लम के प्रति उनको आगाह थे, उनको पता था कि भाई ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि इंडिया को सेकुलर स्टेट बनाने की घोषणा की। इंडिया को क्या बनाया, सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट का क्या मतलब होता है, सेकुलर स्टेट का बेसिक मतलब होता है कि जो सरकार है वो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करेगी, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, सभी धर्म को बराबर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, हर एक व्यक्ति को आज़ादी दिया जाएगा कि वो अपने धर्म को अपनी मर्जी से अपने तरीके से फॉलो कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, सरकार उसमें किसी भी तरीके का रोक टोक नहीं लगाएगी। अब यहां पर इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे प्रोविजंस किए गए, जिसके बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो यहां पर आप अगर देखें तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस किए गए थे, यह आप बता सकते हैं। तो यहां पर यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई सेकुलरिज्म को बचाने के लिए या फिर सेकुलरिज्म के लिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या नियम कानून है, ये सारी चीजें। तो यहां पर उसमें सबसे पहला है कि भाई इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, मतलब कि सरकार का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का गवर्नमेंट, पाकिस्तान का जो सरकार है वो अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान का नाम ही है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मतलब कि जो पाकिस्तान देश है उसका जो धर्म कौन सा है, इस्लाम है। पाकिस्तान की सरकार हमेशा इस्लाम धर्म को मानेगी, इस्लाम धर्म के कानूनों को फॉलो करेगी, इस्लाम धर्म के हिसाब से चलेगी। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लैंड में फॉलो किया जाता है क्रिश्चियनिटी, जो सरकार है वो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से चलती है। श्रीलंका में क्या है, बुद्धिज्म को ऐसा अधिकार दिया गया है। लेकिन इंडिया में ऐसे किसी भी धर्म को इस तरीके का अधिकार नहीं दिया गया है। सभी धर्मों को बराबर ट्रीटमेंट दिया जाता है, किसी भी धर्म को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। अब यहां पर आगे क्वेश्चन बनता है मेंशन एनी 3 फीचर्स ऑफ सेकुलरिज्म डिस्क्राइब्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वही चीज जो मैंने कहा कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फीचर्स हैं जो आपको सेकुलरिज्म को बढ़ावा देते हैं, वो सारे आपको एक्सप्लेन करके बताने होंगे। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने पॉइंट का आ जाता है, आगे पॉइंट आ जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये आज़ादी देता है कि हर एक व्यक्ति देश का या फिर लोगों का समूह, मतलब ग्रुप ऑफ कोई भी कम्युनिटी, जैसे कोई धर्म को मानने वाले लोग हो गए या फिर 10 लोगों का ग्रुप मिलकर चाहे तो नया धर्म भी शुरू कर सकते हैं, किसी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। हर व्यक्ति को ये हमारे देश में आज़ादी है, सरकार उसमें किसी भी तरीके का रोक टोक छेड़छाड़ नहीं करती है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि आप रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किसी को भी नीचा नहीं दिखा सकते हैं धर्म के आधार पर। आगे यहां पर कहता है कि एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज। कई बार मान लीजिए कि कोई धर्म है
उसके अंदर क्या हो रहा है, धार्मिक भेदभाव हो रहा है, लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, परेशानी हो रही है, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। तो उस चीज को रोकने के लिए सरकार चाहे तो धर्म में क्या कर सकती है, छेड़छाड़ या फिर उसमें इंटरफेयर कर सकती है। जैसे अगर इंडिया में देखें तो अनटचेबिलिटी का जो प्रैक्टिस है उसको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है सरकार के द्वारा। और ये इस चीज को ही दिखाता है, इस एग्जाम्पल को दिखाता है, क्योंकि जो धर्म है उसमें सरकार ने क्या किया, एक प्रकार से इंटरवेंशन किया। अब यहां पर देखें तो आगे कहता है कि इस चीज को समझते हुए जो सेकुलरिज्म है वो किसी पार्टी या फिर लोगों की आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि ये जो सेकुलरिज्म चीज है ये हमारे कंट्री का फाउंडेशन है और ये हमारे देश का आधार है। ठीक है, आगे कहता है कि कम्युनलिज्म शुड नॉट बी सीन एज अ थ्रेट टू सम पीपल इन इंडिया। कम्युनलिज्म का ऐसा मतलब नहीं है कि उससे किसी कुछ खास लोगों को खतरा है, किसी खास धर्म को खतरा है, किसी खास लोगों को खतरा है, ऐसा नहीं है। उसका रियल मतलब यह है कि इससे पूरे इंडिया को ही खतरा है। जो इंडिया का बेसिस है वो क्या है, सेकुलरिज्म। और अगर कम्युनलिज्म को बढ़ावा मिलता है तो सेकुलरिज्म को ही खतरा हो जाता है, पूरे इंडिया को ही खतरा हो जाता है। दैट इज वाई कम्युनलिज्म नीड टू बी कॉम्बेटेड। इसलिए कम्युनलिज्म का विरोध करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अ सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आवर्स इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू कॉम्बेट कम्युनलिज्म। हमारे देश का जो संविधान है वो जरूरी है कम्युनलिज्म से फाइट करने के लिए, लेकिन वो काफी नहीं है। हमें आगे बढ़कर क्या करना होगा, कम्युनलिज्म से फाइट करना होगा। कम्युनल प्रिजुडिसेस एंड प्रोपेगेंडा नीड टू बी काउंटर्ड इन एवरीडे लाइफ। कम्युनल प्रिजुडिसेस जो हैं उसको हमें क्या करना होगा, विरोध करना होगा, उसको रोकना होगा। और रिलीजियस बेस्ड जो मोबिलाइजेशन है उसको पॉलिटिक्स में भी रोकना होगा, ताकि जो पॉलिटिक्स है उसमें धर्म का उपयोग ना किया जा सके। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। यानी अब हम कास्ट सोशल डिफरेंस की बात करने वाले हैं। उससे पहले जो पॉइंट्स है हमारे सामने उसमें सबसे पहला क्या हम ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या है, सेकुलरिज्म इज नॉट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पीपल, पार्टीज और पर्सन, बट इट इज वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री, एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो इस चीज को यहां पर आप इस पैराग्राफ से पढ़कर एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। वैसे मैं एक चीज बता दूं कि आपका Q&A का वीडियो आ जाएगा जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो एक वीडियो में आपको डिस्कस कर दिए जाएंगे। तो उसके लिए वेट करिए। क्या करिए, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी वो वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको पता चल जाए कि भाई वीडियो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, अब यहां पर देखें तो यहां पर और भी कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन बाकी है। वैसे मैं चेक कर लेता हूं कि कोई क्वेश्चन यहां पर छूट गया है क्या, तो नहीं जी नहीं, हाँ यहां पर ये क्वेश्चन छूट गया था। ठीक है, हाउ डज रिलीजन इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल सेटअप इन आवर कंट्री। रिलीजन किस तरीके से हमारे देश के पॉलिटिकल सेटअप को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसमें आप दो तरीके की बातें लिख सकते हैं, एक आपका पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, निगेटिव। निगेटिव में आप कम्युनलिज्म की बात कर सकते हैं, और पॉजिटिव में ये जो गांधी जी वाला बात कही गई है, ये सारा जो बात है ना यहां से यहां तक, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहें तो आंसर दे सकते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो आगे यहां पर फैमिली लॉज के बारे में बताया गया कि फैमिली लॉज का मतलब क्या होता है, कि मतलब जो आपको फैमिली से रिलेटेड मैटर्स को डील करता है। जैसे कि हर धर्म का अलग अलग होता है कि भाई शादी कैसे होगा, डाइवोर्स कैसे होगा, एडॉप्शन कैसे होगा, जो आपको इनहेरिटेंस है वो कैसे लिया जाएगा। तो हर धर्म का अलग अलग होता है, अलग धर्म के लोग अलग अलग तरीके से इस चीज को फॉलो करते हैं। अब हमारे सामने आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। यानी कि जो कास्ट है उसका पॉलिटिक्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, और कास्ट किस तरीके से जो सोशल, एक प्रकार का सोशल डिवीजन है, वो पॉलिटिक्स में कैसे एक्सप्रेस होता है, इस चीज को यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमने दो प्रकार के सोशल डिवीजन देखे। तो दोनों प्रकार के जो सोशल डिवीजन थे वो कौन कौन से थे, पहला तो आपका जेंडर हो गया, दूसरा रिलीजन हो गया। तो पहला जो था जेंडर, उसको अगर पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया जाए तो उसके काफ़ी अच्छे आउटकम हमें देखने को मिलते हैं, तो मतलब वो पॉजिटिव था। लेकिन जब पॉलिटिक्स में आपको रिलीजन को लाया जाता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको निगेटिव रिजल्ट हो सकते हैं। वहीं अब हम तीसरे प्रकार के सोशल डिवीजन को देखेंगे कि अगर वो पॉलिटिक्स में आए तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी होते हैं और कुछ निगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं, दोनों को हम यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कास्ट इनइक्वालिटी के बारे में। कास्ट इनइक्वालिटी होती क्या है, ये क्या चीज़ है, ये चीज़ हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करें तो जेंडर का जो सोशल डिवीज़न है वो यूनिवर्सल है। वो आपको आज डेवलप हो नहीं हो, रिलीजन हो ना हो, कास्ट हो ना हो, वो हर जगह आपको मिलेगा सोशल डिवीज़न, जेंडर का डिवीज़न। रिलीजन जो है वो दुनिया के ज़्यादातर देशों में रिलीजियस डिविजन्स हैं, ठीक है। लेकिन जो कास्ट डिवीज़न है ना,
जाति के आधार पर जो भेदभाव है या फिर जाति आधार पर जो समाज है, वो आपको इंडिया के लिए स्पेशल है। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है, दुनिया में और कहीं भी नहीं है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया में अलग अलग कम्युनिटीज़ नहीं हुआ करते थे अलग अलग देशों में। जैसे अगर आप देखें जो आपके मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जैसे कि जो अरब कंट्रीज़ वगैरह हैं, या फिर यूरोप की भी बात कर लें, तो इन सभी देशों में गुलाम प्रथा पहले चलता था। आपको पता होगा कि हमने अमेरिका की बात की थी, मैंने अमेरिका वाला भूल ही गया था। अमेरिका में ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है, किस चीज़ का? स्लेव ट्रेड। तो वहां पर जो ब्लैक लोग हैं वो एक तरीके से क्या थे, उनका ट्रेडिंग होता था, लोग उनको खरीद बेच किया करते थे, यूरोप के लोग। तो ये चीजें दुनिया के अलग अलग देशों में है, लेकिन यहां पर जो आपका ये इनइक्वालिटी है, सोशल इनइक्वालिटी, जो कि आपका जाति के आधार पर है, ये एक तरीके से काफ़ी अलग है और काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर। एक्सट्रीम लेवल कहने का मतलब ये है कि दूसरे देशों में हमने देखा है कि जो आपका जो सोशल डिवीज़न था वो धीरे धीरे क्या हुआ, काफ़ी आसानी से ख़त्म हो गया। लेकिन इंडिया में जो कास्ट डिवीज़न है वो बहुत मुश्किल से ख़त्म हो रहा है और उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, और आज भी कास्ट सिस्टम जो है वो काफ़ी प्रिवेलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये कास्ट सिस्टम में होता क्या है, तो कास्ट सिस्टम में बात करें तो यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर जो आपको ऑक्यूपेशंस होते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं। मतलब क्या? मतलब कि जो एक जाति धर्म, एक कास्ट या फिर जाति को मानने वाले लोग हैं वो सेम ऑक्यूपेशन करेंगे। जैसे कि कोई अगर क्या करता है, लकड़ियों के फर्नीचर वगैरह बनाता है, तो उसके फैमिली के सारे लोग वही काम करेंगे। कोई अगर फैमिली जो है वो लोहे का काम करती है तो उसकी फैमिली क्या करेंगे, लोहे का काम करेंगे। इस तरीके से क्या है, आपका जो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन है ये होता है कास्ट के साथ, और प्लस में सेम कास्ट के ग्रुप के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, सेम सोशल कम्युनिटी बनाएंगे, सेम तरीके से वो जिएंगे, सेम काम करेंगे, एक दूसरे के साथ ही शादी करेंगे, दूसरे किसी कास्ट में जाकर शादी नहीं करेंगे, दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ बैठकर खाना भी नहीं खाएंगे। इस तरीके से जो पूरा आपका समाज है इंडिया का, वो कई सारे कास्ट में डिवाइडेड है, जो कि अपना अपना सोशल, अलग अलग सोशल ग्रुप बनाकर रहते हैं। ठीक है, अब यहां पर कास्ट सिस्टम में एक और प्रॉब्लम है इंडिया में, जो काफी मेजर प्रॉब्लम है, वो ये है कि यहां पर इस कास्ट सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन का भी कंसेप्ट है। किसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन? जो आउटकास्ट ग्रुप है, यानी जो आप हिंदी में आप शेड्यूल कास्ट सुनते हैं, या फिर जो आप एक तरीके से हिंदी में आप दलित सुनते हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, अभी भी होता है, लेकिन कानूनी रूप से अब नहीं होता है, समाज में भले ही कहीं हो रहा हो। ठीक है, जो कास्ट सिस्टम है उसमें डिस्क्रिमिनेशन का भी कंसेप्ट है। किसके लिए? के हिसाब से किसके लिए? आउटकास्ट ग्रुप के लोगों के लिए। और इनके साथ कई तरीके के इनह्यूमन प्रैक्टिसेस भी पहले किए जाते थे, जैसे कि अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट था, जिसके बारे में क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। तो अनटचेबिलिटी को जो भारत का संविधान है उसने एक तरीके से रोक दिया है या फिर बैन लगा दिया है। और साथ में जो कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे और सोशल रिफॉर्मर्स थे, जैसे कि ज्योतिबा फुले, गांधी जी, B.R. अम्बेडकर, रामास्वामी नैकर, ये सारे लोग जो हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है ताकि जो सोसाइटी है उसमें से कास्ट सिस्टम को, कास्ट इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म किया जा सके और ऐसे समाज का निर्माण किया जा सके जहां पर इस तरीके का कोई परेशानी ना हो, इस तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पर आपको ये क्वेश्चन आता है, मेंशन एनी 5 सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द ओल्ड नोशन ऑफ कास्ट हायरार्की इन इंडिया। क्या ऐसे 5 सोशो इकोनॉमिक चेंजेस हैं जो जिसकी वजह से इंडिया में कास्ट हायरार्की जो है वो खत्म हो रही है? अब यहाँ पर देखें तो इसका आंसर आपको यहाँ पर इस पैराग्राफ में मिलता है। यहाँ पर कहता है कि इनके एफर्ट के द्वारा, तो पहला आंसर आप लिख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, उससे क्या हुआ, हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। और इसके अलावा जो अलग दूसरे सोशो इकोनॉमिक चेंजेस हैं, जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा ये हो गया। तीसरा, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, इसके अलावा ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। 5, ये 5 पॉइंट में आप लिख सकते हैं और इसको चाहे तो 2-2 लाइन 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। शॉर्ट में मैं बता दूं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भाई हमारे आसपास डेवलपमेंट हो रहा है, नए रोड बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरों में लोग आ रहे हैं। इन सभी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, जो कास्ट सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर हुआ है आज के समय में। लेकिन
आज के समय में भी क्या है, कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है। तो इसी वजह से क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल प्रिवेलेंट इन इंडिया, एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो आज किस तरीके से कास्ट सिस्टम प्रिवेलेंट है, ये आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर आप नेक्स्ट तरीके से नेक्स्ट यहां से आंसर कर सकते हैं। तो यहां पर आंसर क्या होगा, इसका आंसर एक तरीके से आप लिख सकते हैं कि भाई देखो, आज के समय में इंडिया जो है वो बहुत डेवलप कर गया है, इंडिया में कास्ट सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो गया है। लेकिन अगर हम देखें तो आज भी हमको क्या देखने को मिलता है, बहुत तरीके के सिचुएशन देखने को मिल जाए। जैसे यहां पर इस पैराग्राफ से, सॉरी ऊपर मैंने बता दिया था, इस पैराग्राफ से आंसर कर सकते हैं। जैसे कि लोग जो हैं वो अभी भी शादी जो करते हैं वो अपने कास्ट में ही करते हैं, ठीक है। अनटचेबिलिटी जो है वो पूरी तरीके से अभी खत्म नहीं हुआ है, भले ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने रोक लगा दिया है। इसके अलावा ये चीज़ भी हमें देखने को मिलता है कि जो कास्ट ग्रुप हैं, जिनके पास एजुकेशन के सोर्सेज थे, जिनके पास जो इकोनॉमिक्स थी काफ़ी अच्छी थी, फैमिली की इकोनॉमी, उनकी स्थिति आज बेहतर है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं था, धन नहीं था, संपत्ति नहीं था, उनकी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये सारी बातें को आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट है जो कि मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। यहां पर देखिए, यहां पर यही कहा जा रहा है कि आज के समय में शहरों में हम ये नहीं ध्यान देते कि हमारे बगल में कौन है, हमारे बगल में कौन खाना खा रहा है, कौन चल रहा है, क्या हो रहा है। और इसके साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या किया है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को क्या कर दिया है, बैन लगा दिया है। और इस जो कास्ट सिस्टम है, इससे जो भेदभाव है उसको खत्म करने के लिए भी कई सारे पॉलिसीज अपनाए गए हैं। जैसे कि क्या किया गया, रिजर्वेशन का कंसेप्ट लाया गया, और भी तरीके के बदलाव किए गए। जो शेड्यूल कास्ट वगैरह के लोग हैं उनको ज़्यादा बेहतर सरकारी सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनकी सिचुएशन को, लाइफ को और भी बेहतर बनाया जा सके। अब यहाँ पर आगे कहता है कि दोज ग्रुप्स दैट डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और वे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग हैव नेचुरली लैगिंग बिहाइंड। वही चीज़ जो मैंने कहा कि जिन लोगों के पास एजुकेशन अच्छा था, इकोनॉमिक्स अच्छी थी, वो आगे बढ़ गए, जिनके पास नहीं थी वो पीछे रह गए। दिस इज व्हाई देयर इज अ डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज प्रेजेंस ऑफ अपर क्लास अमंग द अर्बन मिडिल क्लास इन आवर कंट्री। इसी वजह से हमें जो हमारे देश के जो अर्बन मिडिल क्लास है, यानी शहरों में जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनकी अच्छी खासी सैलरी, अच्छी इनकम है, उसमें ज्यादातर लोग आपको कौन मिलेंगे, अपर कास्ट के लोग मिलेंगे। आगे कहता है कि कास्ट, एक सेकेंड, इसके बाद कास्ट इज टू बी क्लोजली लिंक टू इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि कास्ट पहले जो था उसके हिसाब से आज का इकोनॉमिक स्टेटस बन गया है। अपर कास्ट के लोगों के पास क्या थे, बेटर रिसोर्सेज थे, तो वो आज ज़्यादा अमीर हैं। जो आपके शेड्यूल कास्ट या फिर ओबीसी के लोग थे, उनके पास उतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे, इसलिए उनकी आज स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है, हाउ कैन कास्ट टेक सेवरल फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। तो इसका जो आंसर है आप यहां से करेंगे पॉइंट्स उठाकर। वैसे इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हमारा टॉपिक आ जाता है कास्ट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कास्ट क्या रोल अदा करता है, किस तरीके से काम करता है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ दूसरा आप कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं बता दूं। जैसे कि यहाँ पर अर्बनाइजेशन को बताया गया है, शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, मतलब कि गांव के लोग जाकर शहर में बसते हैं, शहर का आकार बड़ा होता है, तो वो क्या है, अर्बनाइजेशन है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब क्या, शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, यूजुअली व्हेन अ न्यू जनरेशन टेक्स अप ऑक्यूपेशन अदर देन दोज प्रैक्टिस बाय देयर एंसेस्टर्स। यानी कि क्या हुआ, यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो जो भी काम करते थे उसको छोड़कर उनका जो बेटा है वो दूसरा काम करने लगा, तो ये क्या हो गया, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हो गया। कास्ट हायरार्की क्या हो गया कि भाई कास्ट का एक प्रकार का लैडर लाइक फॉर्मेशन, जहां पर कुछ कास्ट जो है हाई कास्ट है, कुछ कास्ट जो है वो लो कास्ट है, ये एक प्रकार का क्या हो गया, कास्ट हायरार्की हो गया। इसके साथ में यहां पर इस पेज में जो डाटा है, इस चीज को मैंने थोड़ा सा स्किप किया था, इसको आप चाहें तो खुद से पढ़ सकते हैं। यहां पर एक तरीके से इंफॉर्मेशन दिया गया है कि कास्ट और रिलीजन के आधार पर जो लोग हैं वो उनका एक तरीके से क्या डाइवर्सिटी है, कौन लोग हैं, कितनी संख्या में है, कहाँ रहते हैं, सिचुएशन क्या है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं और आगे हमारा टॉपिक आ जाता है कास्ट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल है, किस तरीके से काम करता है ये। तो यहाँ पर कहा जाता है कि कम्युनलिज्म की तरह जो कास्टिज्म जो है वो भी आपका सोशल कम्युनिटी का एक बेसिस का निर्माण करता है। मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे समाज में ऐसा बिलीफ है कि जो कम्युनिटी होगा वो क्या होगा, कास्ट के आधार पर होगा। एक कास्ट के लोग एक साथ उठेंगे, बैठेंगे, रहेंगे और दूसरे कास्ट के साथ नहीं बैठेंगे। इस प्रकार का विचार भी हमारे समाज में चलता है।
और इस तरीके से अगर हम सोचें तो इसका यही मतलब होता है कि एक कास्ट के लोग जो है वो नेचुरल सोशल कम्युनिटी बनाते हैं और उनका सेम इंटरेस्ट होना चाहिए, और दूसरे कास्ट के लोगों के साथ उनका कोई भी मतलब दोस्ती यारी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग कास्ट के लोग अलग अलग तरीके से सोचेंगे, अलग अलग तरीके से विचार करेंगे। लेकिन ये जो आइडिया है ना, ये फ्लॉड है, क्योंकि हमने देखा था कम्युनलिज्म में कि किस तरीके से ये आइडिया फ्लॉड है। उसी तरीके से यहां पर जो कास्ट है वो भी, उसमें भी कम्युनिटी का निर्माण करने का जो आइडिया है ये फ्लॉड है। क्यों? क्योंकि एक कास्ट के ही अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग थिंकिंग हो सकती है और अलग अलग डिजायर्स हो सकते हैं। तो कैसे जरूरी है कि ये सभी लोग एक साथ एक ही तरीके से जिए, एक ही कम्युनिटी का निर्माण करें। और यहां पर कहता है कि देखिए, कास्ट जो है वो किसी भी व्यक्ति का एक लाइफ का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही एक चीज हो जिसके आधार पर पूरा समाज तय हो, पूरा सब चीज तय हो, ये जरूरी नहीं है। आगे अगर हम बात करें तो आगे यहां पर कहता है कि कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। यहां से क्वेश्चन बनेगा, इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए, आप आसानी से आंसर करिएगा, मार्क्स आपको आसानी से मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहला यह है कि पॉलिटिक्स में जो पार्टियां होती हैं जो कि कैंडिडेट खड़ी करती हैं, वो जब कैंडिडेट खड़ी करती हैं तो क्या करती हैं, वो हमेशा इलाके के कास्ट कंपोजिशन को ध्यान में रखती हैं। इसके अलावा कई सारे लोगों का समर्थन, कई सारे अलग अलग कास्ट के लोगों का समर्थन लेने की कोशिश करती हैं और अलग अलग कास्ट को साथ लाने की कोशिश करती हैं, ताकि जो सरकार है वो बन सके, वो पार्टी चुनाव जीत सके। और इस तरीके से क्या हो, अलग अलग कास्ट का, अलग अलग ट्राइब का उनको समर्थन मिले, जिससे कि वो जो है वो पावर में बने रहे। मतलब क्या है, कास्ट पर हमेशा जो पार्टियां हैं वो ध्यान देती हैं। ठीक है, आगे यहां पर बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या आता है, आगे यहां पर कास्ट इनइक्वालिटी के बारे में बात की गई है इस चार्ट में। तो आप देख सकते हैं, तो यहां पर ये डाटा है, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि भाई जो पॉवर्टी लाइन है उसमें कौन सी कम्युनिटी के कितने लोग रहते हैं, ये आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर कहता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और जो पॉलिटिकल कैंडिडेट होते हैं, वो जब इलेक्शन में आते हैं तो कास्ट के आधार पर वोट मांगते हैं, ताकि जनता का सपोर्ट मिल सके। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो कुछ कास्ट को ज्यादा फेवर करती हैं और उनके ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होने का दावा करती है कि भाई आपके कास्ट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा वो दावा करती हैं। इसके अलावा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और वन पर्सन वन वोट के सिस्टम की वजह से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो मोबिलाइजिंग और पॉलिटिकल सपोर्ट लेने की हमेशा कोशिश करते हैं या फिर उसको एक तरीके से आगे बढ़ाते हैं। इससे क्या हुआ है, इससे ये चीज एक तरीके के हम कह सकते हैं कि फायदा हुआ है कि जिन कास्ट को पहले इंफीरियर या फिर लो कहा जाता था, उनको भी अब ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिला है, वो भी सामने आकर अपनी बात उठा रहे हैं, अपनी बात को मांग रहे हैं। आगे अगर हम देखें तो आगे यहां पर कहता है कि द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम गिव एन इंप्रेशन दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स। दिस इज फार फ्रॉम टू जस्ट कंसिडर दिस। कई बार क्या होता है, कई बार जब हम चुनाव वगैरह देखते हैं तो उसमें जाति वाति, धर्म, राजनीति, ये सारी बातें इतनी ज्यादा होती हैं कि हमें लगता है कि यार चुनाव में जाति के अलावा तो कुछ है ही नहीं। ये चीज भी हमें लगता है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने क्या बात किया कि लोग जो है वो कास्ट के आधार पर वोट मांगते हैं, कास्ट के आधार पर पार्टियां जो है वो कैंडिडेट खड़ी करती हैं। लेकिन यहां पर हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं? सबसे पहला तो यह है कि अगर आप कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी देखें, कोई भी लोकसभा क्षेत्र देखें, वहां पर किसी भी एक कास्ट को क्लियर मेजोरिटी नहीं है। कोई भी कास्ट ऐसा नहीं है कि उसका वोट अगर आपको मिले बाकी किसी का नहीं मिले तो आप चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर हर कैंडिडेट को या फिर हर पार्टी को अगर चुनाव जीतना है तो एक कास्ट से काम नहीं चलेगा, कई सारे कास्ट और कई सारे रिलीजन के लोगों का वोट चाहिए होगा, तब जाकर क्या होगा, वो चुनाव जीत सकते हैं और वो आगे एक तरीके से सरकार बना सकते हैं। अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर कहता है कि नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। कोई भी जो पार्टी है उसको एक कास्ट या फिर एक कम्युनिटी के सभी लोगों का वोट नहीं मिलता है। कुछ लोग हो सकते हैं दूसरी पार्टी को फेवर करते हो, जाकर दूसरी पार्टी को वोट कर दें। व्हेन पीपुल से दैट अ कास्ट इज अ वोट बैंक ऑफ वन पार्टी, इट यूजुअली मीन्स दैट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वोटर्स फ्रॉम दैट कास्ट वोट फॉर दैट पार्टी। कई बार जब लोग जो है वोट बैंक की बात करते हैं
हैं कि भाई ये जो पार्टी है ना, इस पार्टी का ये जो कास्ट है वो वोट बैंक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस कास्ट के सभी लोग जाकर उस पार्टी को वोट करते हैं, नहीं। हो सकता है उसमें से 60% वोट करते हो, 70-80% वोट करते हो, बाकी लोग जाकर दूसरी जगह वोट कर रहे हैं, ठीक है। आगे कहता है कि मैनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट इफ द कास्ट इज बिलीव टू बी डोमिनेट द इलेक्टोरल इज द पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब कि कई बार क्या होता है कि एक ही कास्ट के अलग अलग पार्टी जो है, मतलब एक ही कास्ट के कई सारे कैंडिडेट चुनाव में उठ गए, तो यहां पर क्या होगा कि कुछ वोटर्स के लिए उनके ही कास्ट का एक से ज्यादा कैंडिडेट होगा, लेकिन किसी दूसरे कास्ट के लोगों के लिए कोई भी उनके कास्ट का कैंडिडेट नहीं होगा, तो वो लोग कहां जाएंगे वोट करने। तो इस तरीके की चीजें भी होती हैं। कई बार क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है और जो सिटिंग एमपी एमएलए होते हैं वो चुनाव हार जाते हैं। ज्यादातर आपको यही देखने को मिलता होगा कि वो चुनाव हार जाते हैं। एक बार जीता था, अगली बार हार गए, 2 बार जीता, अगली बार हार गए। तो ये चीज पॉसिबल कब है? जब लोग जो हैं वो एक बार दूसरी पार्टी को वोट दे, अगली बार दूसरी पार्टी को वोट दे दे। अगर ऐसा होता कि जिंदगी भर वो एक ही पार्टी को फेवर करेंगे, वोट देंगे, तो हमेशा वही आदमी चुनाव जीतना ना, वो कभी हारता कैसे? ये हार ये दिखाता है कि इंडिया में जो लोग हैं भले ही कास्ट को फॉलो करते हों, लेकिन वो कास्ट को कई बार छोड़ते भी हैं, इधर उधर चले जाते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है। इसी वजह से जो पार्टियां हैं वो चुनाव हार भी जाती हैं और जीत भी जाती हैं। एक बार हार गए तो दूसरी बार जीत गए। तो यहां पर आगे कहता है कि क्लियरली वाइल कास्ट मैटर्स इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सो डू मैनी अदर फैक्टर्स। देखिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में चुनाव में कास्ट जो है वो मैटर करता है, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैटर करती हैं। जो वोटर हैं, हो सकता है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसका बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो और उनका अटैचमेंट किसी कास्ट या फिर कम्युनिटी से ना हो, वो किसी भी कास्ट का उसको फर्क नहीं पड़ता हो, वो जाकर अपने किसी एक पार्टी को ही वोट देगा। लोग जो हैं, जो कि एक कास्ट के लोग हैं या फिर कम्युनिटी के लोग हैं, उनके इंटरेस्ट अलग अलग हो इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर। जैसे मान लीजिए कि कोई दलित व्यक्ति है, वो जो है, एक दलित व्यक्ति है जो कि क्या है, अमीर है, बहुत अमीर है, और एक दलित व्यक्ति है जो कि क्या है, गरीब है। तो क्या ये दोनों लोग एक जैसा सोचेंगे क्या? जी नहीं। जो अमीर व्यक्ति होगा उसके सोचने का तरीका अलग होगा, गरीब व्यक्ति होगा उसके सोचने का तरीका अलग होगा। अमीर व्यक्ति के लिए जो प्रायोरिटी है वो अलग है, गरीब व्यक्ति के लिए अलग है। ये दोनों एक ही कम्युनिटी से हैं, लेकिन इनके विचार अलग अलग हैं क्योंकि इनका इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग है, ठीक है। यहां पर आगे कहता है कि रिच एंड पुअर और मेन एंड वुमेन फ्रॉम द सेम कास्ट ऑफन वोट वेरी डिफरेंटली। यही चीज कि अमीर और गरीब, मर्द और औरत, सभी लोग अलग अलग तरीके की चीजों को ध्यान में रखकर वोट डालते हैं और अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, वोट देते हैं, ठीक है। आगे कहता है कि लोगों का जो असेसमेंट है गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस का, पॉपुलैरिटी रेटिंग जो है वो भी काफी ज्यादा मैटर करता है और इलेक्शन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कई बार आप देखते होंगे कि जो लीडर है उसका वैल्यू ज्यादा होता है किसी कास्ट से या फिर किसी और चीज से। लीडर पसंद है, भाई वोट दे दो, लीडर नहीं पसंद है, वोट मत दो, चाहे वो किसी कास्ट का हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि भाई कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में कैसे इंपैक्ट करता है। अब हम देखेंगे पॉलिटिक्स की वजह से कास्ट पर कैसा इंपैक्ट आता है, कास्ट में क्या चेंजेस होते हैं, कास्ट कैसे अपना रूप बदलता है। तो यहां पर अभी तक यही चीज कहा गया कि अभी तक हमने क्या देखा कि कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में क्या इंपैक्ट डालता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स में इंपैक्ट डाल सकता है, बल्कि पॉलिटिक्स से कास्ट पर भी इंपैक्ट पड़ता है। कैसे भाई? उसका रीजन ये है कि जो पॉलिटिक्स है उसमें क्या होता है, पावर होता है। आपको क्या मिलेगा? पावर मिलेगा। कोई लीडर बनेगा तो क्या आएगा, उसके पास पावर आएगा। तो इससे क्या होता है कि जो अलग अलग कास्ट के लोग हैं वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं पावर, कि भाई पावर क्या मिले, उनको पावर मिले। उसके लिए अलग अलग तरीके की चीजें होती है। कैसे होती है? तो यहां पर यही चीज कहा जाता है। यहां पर टॉपिक क्या है? इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन, इट इज द कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड। कास्ट जो है वो पॉलिटिसाइज्ड हो जाता है। और यही सीधे आपका क्वेश्चन भी आया है प्रीवियस ईयर में, तो इस चीज पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। तो यहां पर क्या होता है, पावर ग्रैब करने के लिए, पावर पाने के लिए जो हर एक कास्ट ग्रुप है वो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है। मतलब कि वो 100 लोगों का ग्रुप था तो वो अब चाहता है कि कैसे हम 200 हो जाएं, कैसे हम 300 हो जाएं। तो इसके लिए क्या होगा, ये जो कास्ट होंगे अपने अगल बगल के कास्ट को एक साथ मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ भाई? अब जैसे यहां पर देखिए, जैसे अपर कास्ट की बात करें,
अपर कास्ट की बात करें तो अपर कास्ट तो वैसे कोई कास्ट है नहीं। अपर कास्ट में कौन से कास्ट आते हैं, जैसे कि आपको ब्राह्मण्स आ जाते हैं, फिर आपको राजपूत आ जाते हैं, इसके अलावा जो आपके और भी कास्ट आ जाते हैं, जैसे कि जाट आ जाते हैं या फिर गुर्जर आ जाते हैं, बहुत सारे कास्ट आ जाते हैं। तो मान लीजिए कि जो ब्राह्मण्स हैं उनको दिख रहा है कि भाई हमारा तो संख्या बहुत कम है, राजपूत को भी दिख रहा है कि भाई हमारा संख्या बहुत कम है, हम लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे, हमारे पास पावर नहीं आएगा। तो ये दोनों कास्ट क्या करेंगे, एक साथ ग्रुप बना लेंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे कि क्या होगा, जैसे कि जो मान लीजिए कि यादव कास्ट है या फिर और भी कोई कास्ट है जैसे कुर्मी कास्ट है, ये क्या करेंगे, देखेंगे भाई अकेले अकेले हम लोग को पावर नहीं मिल रहा, चलो हम लोग क्या कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और क्या कर लेते हैं, ग्रुप बनाकर पावरफुल हो जाते हैं, अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं और इससे क्या होगा, हमारे हाथ में पावर आ जाएगी। यहां पर यही कहता है कि वेरियस कास्ट ग्रुप आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू कोएलिशन विद अदर कास्ट और कम्युनिटी एंड दस इंटर डायलॉग एंड नेगोशिएशन। अलग अलग कास्ट एक साथ आते हैं, ग्रुप बनाते हैं, डायलॉग करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं ताकि दोनों को फायदा हो सके। न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप हैव कम अप इन पॉलिटिकल एरिया लाइक बैकवर्ड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप। जैसा कि मैंने कहा कि पहले ये कास्ट ग्रुप नहीं होते थे, अपर कास्ट ग्रुप या फिर बैकवर्ड कास्ट ग्रुप नहीं होते थे, लेकिन अब होने लगे हैं। क्यों भाई, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है इंडिया में वो क्या है, आपका लोकतंत्र के आधार पर है, डेमोक्रेसी है, यहां पर नंबर मैटर करता है, संख्या मैटर करता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए लोग नए नए टर्म्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि बैकवर्ड टर्म, दलित टर्म, फॉरवर्ड टर्म या अपर कास्ट, ओबीसी, इस तरीके के शब्द का अब इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस वजह से हमने क्या समझा कि जो कास्ट है वो हमारे पॉलिटिक्स में कई तरीके के रोल अदा करता है। कई जगहों पर कास्ट का अगर हम बात करें तो उससे हमको बहुत तरीके के फायदे होते हैं, जैसे कि जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी है उनको पावर मिलता है, उनको जो उनका डिमांड है, उनकी जो कंडीशन है वो ज़्यादा बेहतर होती है। और इस तरीके से जो पॉलिटिक्स है वो उसकी वजह से दलित और ओबीसी कास्ट के जो लोग हैं उनकी सिचुएशन को बेहतर होने में मदद मिली है। कई सारे ऐसे पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है कई सारे कास्ट के खिलाफ उसको खत्म किया जाए, उनको डिग्निटी दिया जाए, उनको लैंड पर एक्सेस दिया जाए, रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटी का एक्सेस मिले। तो उसमें इस चीज़ ने काफ़ी मदद किया है। और इसके साथ ही कई बार जो आपको एक्सक्लूसिव अटेंशन दिया जाता है किसी कास्ट को, उससे कई सारे निगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। मतलब किसी कास्ट को आप अगर जरूरत से ज्यादा वैल्यू दे दे, उसको वैल्यू दे दे, तो उससे कई तरीके के हमको निगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमारा रिलीजन और पॉलिटिक्स में होता है, उसी तरीके से जो कास्ट आइडेंटिटी है वो भी हमारा डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज नहीं है। मतलब कि कास्ट के आधार पर चुनाव लड़ना अच्छी चीज नहीं है। देखिए, डेमोक्रेसी में सबसे अच्छा चीज क्या हो सकता है, डेमोक्रेसी में सबसे अच्छा चीज हो सकता है कि जब लोग डेवलपमेंट के आधार पर, अपनी जरूरतों के आधार पर, डेली लाइफ में उनको क्या अपने आसपास बेहतरी चाहिए, रोड चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, इन चीजों के आधार पर जब वोट मांगते हैं, जब एक तरीके से अपने वोट वगैरह डालते हैं, तब हम बेस्ट कंडीशन कह सकते हैं। कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर एक समय तक, जब तक आप डिसएडवांटेज्ड हैं तब तक डिमांड करना सही है। लेकिन अगर आपके डिमांड पूरे हो चुके हैं तो डोमिनेंस स्थापित करने के लिए इस तरीके के डिमांड सही नहीं है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे जो अटेंशन है वो एक तरीके से ऐसे मुद्दे पर चला जाता है जिस पर नहीं जाना चाहिए। आगे यही चीज कहा गया कि कास्ट आइडेंटिटी जो है वो हेल्दी नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि जो दूसरे मुद्दे जैसे पॉवर्टी, डेवलपमेंट, करप्शन, ये सारे मुद्दे छुप जाते हैं और इससे क्या होता है, आपको जो कन्फ्लिक्ट है वो भी बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है, वायलेंस भी हो सकता है अलग अलग कास्ट ग्रुप के बीच में। तो यहां पर देखें तो हमारा जो चैप्टर है ये चैप्टर खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।